तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोलवी जो होता है वो अपने पास से ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो एक्टिवेट कैसे होती है वो भी यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि सियोलवी को पहले यहाँ पर इसके बारे में पता नहीं था कि वहां पर सिस्टम ने ऑप्शंस दिए हुए थे जो स्टिक को ऐसे ऐसे घुमाना है, लेकिन उसे पता नहीं था। और अब जबकि यहाँ पर गोव्यूल ने उसके सर को पकड़ा हुआ था और उसके सर को वहां पर हाथों से हिला रहा था, तो अब यहाँ पर वो जैसे जैसे उसके सर को हिला रहा था वो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पर सिस्टम में कहा था कि जॉयस्टिक को ऐसे ऐसे गोल या फिर इधर उधर दाएं बाएं घुमाना है, तभी वो जो है अपनी तुम्हारी ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी। और इस तरह हमारे सियोलवी को पता चलता है कि अपने सर को यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमाना है, तभी यहाँ पर मैं इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और जब वो एक्टिवेट कर लेता है तो उसके ऊपर अटैक करता है और जो क्रिटिकल स्ट्राइक होती है। और अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर गोव्यूल जो होता है जख्मी होकर पीछे बैठा होता है। गोव्यूल कहता है कमीने कहीं गई, तुमने कैसे कर दिया। और इसी के साथ ही मां सियोलवी जो होता है उसकी अपनी हेल्थ लेवल जो होती है वो 4 पॉइंट्स पर रह चुकी होती है और मां सियोलवी वहां पर खांसते हुए साथ ही हंस रहा होता है। साथ ही मां सियोलवी कहता है कि अब अगर मैं मर भी जाता हूं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता चल गया है कि इस ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। असल में मुझे अपनी गर्दन को मोड़ना होगा। जबकि गोव्यूल चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पास स्ट्राइक लगाने की। और मां सियोलवी वहां पर हंस रहा था और उसे कहता है क्या हो गया, अब तुम भी यहाँ पर फंस चुके हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ लेकिन तुम भी यहाँ पर मरोगे, क्योंकि अगर किसी ने दूसरे ने तुम्हें यहाँ पर इस जख्मी हालत में देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा गोव्यूल जो होता है गुस्सा आ जाता है, कहता है कमीना मैं तुम्हें तो अपने हाथों से मारूंगा। और वो अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और मां सियोलवी जो होता है उसे तो पहले से पता होता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि 4 पॉइंट की हेल्थ के साथ तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तो वो कहता है कि मैं जबकि यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए। और साथ ही वो अपनी तलवार भी छोड़ देता है और कहता है तो फिर यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो सोच रहा था कि मरने का वक्त आ चुका है, सिस्टम उसे विंडो ओपन करता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सामने वाले ओपोनेंट की कमजोरी मिल गई है। तो वो कहता है अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर कमजोरी क्यों मिल गई है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मरने ही वाला था। कि ना तो मैं यहाँ पर अब कोई वेपन उठाकर आगे बढ़ सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर इससे फाइट कर सकता हूँ, ना ही अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो अपने टूल बॉक्स को यूज करता है और कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर किसी वेपन को यूज करूँ। टूल बॉक्स के अंदर से वो अपने बॉम्ब को निकालता है और कहता है कि चलो फिर लाइटनिंग बॉम्ब को यूज कर लेते हैं, क्योंकि लाइटनिंग बॉम्ब को यूज करने के लिए उसे यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। तो हमारा सियोलवी जो होता है जैसे वहां पर लाइटनिंग बॉम्ब को यूज करता है तो लाइटनिंग बॉम्ब जो होता है वहां पर बाहर निकलता है और जैसे ही गोव्यूल जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही बॉम्ब वहां पर निकलकर ठुस हो जाता है, यानी कि बॉम्ब फूट जाता है। बॉम्ब के फूटने के साथ ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि गोव्यूल जो होता है उसे वहां पर एक क्रिटिकल स्ट्राइक लगती है और क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ ही उसकी लाइफ जो होती है वो 0 हो जाती है और गोव्यूल मर जाता है। तो गोव्यूल के मरने के साथ ही हमारा जो सियोलवी होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। पीछे गिरने के साथ ही उस बॉम्ब का इफेक्ट उसके ऊपर भी होता है, लेकिन उसकी हेल्थ जो होती है सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ कम होती है। तो मां सियोलवी कहता है कि ये लाइटनिंग बॉम्ब तो बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि इसके साथ हल्का फुल्का डैमेज होगा लेकिन लाइटनिंग बॉम्ब ने इसके आसपास के पूरे एरिया को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं जहाँ पर जिसने इस लाइटनिंग बॉम्ब को यूज किया है ये फायर मुझे बिल्कुल भी छू भी नहीं रही। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बॉम्ब को यूज भी करूंगा और साथ इसमें सेव भी रहूंगा। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है 2 पॉइंट लाइफ के साथ यहाँ पर और कुछ कर भी नहीं सकता और कहता है कि मैं यहाँ पर और क्या ही कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर जितना करना था वो कर दिया। मैंने बाई रैंक शिन को मार दिया और उसके बाद दूसरे मॉन्स्टर गोव्यूल को भी मार दिया। फिर साथ ही वो कहता है अभी मेरे पास यहाँ पर लाइफ बची है 2 पॉइंट की लाइफ जो अब कम होती जा रही है और अब यहाँ पर 1 पॉइंट रह गया है। तो वो आगे की तरफ लुढ़कता जाता है और कहता है कि मुझे पास यहाँ पर गोव्यूल की बॉडी तक पहुंचना होगा और उसके पास जो कुछ भी होगा वो सब कुछ अगर ले लिया तो अगली लाइफ में मेरे काम आएगा, क्योंकि गोव्यूल जैसे मॉन्स्टर के पास कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर होंगी, मुझे अपने आइटम बॉक्स के अंदर उन्हें रखना ही होगा। तो मां सियोलवी जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं क्या करूं, अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर वो थोड़ा दूरी के ऊपर होता है और वहां पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर साथ उसे याद आता है कि उसके पास रेड बीन जेली है, उसे खाकर वो आगे बढ़ सकता है। तो मां सियोलवी अपने पास टूल बॉक्स के अंदर से रेड बीन जेली को खाता है तो उसकी हेल्थ 2 पॉइंट के साथ बढ़ती है और उसकी हेल्थ जो होती है वो 3 पॉइंट हो जाती है और फिर से वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो होती है वो कम होती जा रही होती है। और मां सियोलवी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा और मेरी हेल्थ फिर से 1 पर पहुंच चुकी है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वो एंड के ऊपर वहां पर पहुंच ही जाता है, वो गोव्यूल की बॉडी के पास पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद से वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि गोव्यूल की बॉडी के पास होती है। तो उसकी बॉडी के अंदर से सारी चीजें अपने टूल बॉक्स के अंदर सेव कर लेता है और हमारे साथ ही सियोलवी वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर मर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर वक्त पूरा होने लगता है उसे याद आता है कि उसकी स्वॉर्ड यहीं पर रह गई है। अगर स्वॉर्ड को अपने टूल बॉक्स के अंदर नहीं रखा तो दूसरी लाइफ में यानी दोबारा जिंदा होने के बाद वो स्वॉर्ड को खो देगा। तो मां सियोलवी अपना हाथ आगे बढ़ाता है स्वॉर्ड की तरफ, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़ा रहा
आता है तो इसी के साथ उसका टाइम पूरा हो जाता है और हेल्थ जो होती है वो 0 हो जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे लास्ट सेव पॉइंट के ऊपर तुम्हें रिस्टार्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ ही सेओल भी जो होता है गोनमा के सामने होता है और गोनमा उसे 3 ऑप्शंस देता है और उनमें से वो पहले ऑप्शन को चूज करता है कि वो तुम्हारा फुट सोल्जर बनेगा और उसे अकेडमी में भेजे जाने की बात की जाती है। लेकिन इसी के साथ ही गोनमा जब वहां पर से जाने लगता है तो सेओल भी जो होता है उसे कहता है गोनमा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो उसे कहता है कि हाँ बताओ कि तुम क्या बताना चाहते हो। तो सेओल भी उसे कहता है ये बात कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, असल में ये एक स्पाई के बारे में है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बात करने में थोड़ा सा डर रहा हूँ। तो गोनमा उसे कहता है कोई बात नहीं, अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हो तो फिर तुम यहाँ पर इस बारे में बात कर सकते हो। बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसके ऊपर शक है जो एक स्पाई है। तो सेओल भी वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे इसके बारे में बता दूं, क्या मैं इसे जियोन के बारे में सब कुछ डायरेक्टली बता दूं कि जियोन जो है वो फर्स्ट जंग मास्टर सालमा का एक स्पाई है जो डबल एजेंट बनकर तुम्हारे साथ है, लेकिन फिर मुझे इसे सबूत देना पड़ेगा और मैं सबूत कहां से लेकर आऊंगा। तो सेओल भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी स्पाई को ढूंढ कर लाता हूँ जो कि किसी दूसरे के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर हो, यानी कि तुम्हारे पास किसी दूसरे यंग मास्टर ने उसे तुम्हारे पास स्पाई बनाकर भेजा हो, फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे कि मैं उसके साथ क्या करूँ। तो गोरमा जो होता है उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी स्पाई को ढूंढ लिया है। वैसे मुझे यहाँ पर ये बात सुनकर हैरानी नहीं हुई क्योंकि बाकी के तीनों यंग मास्टर्स जो है वो लोग यहाँ पर ऐसा काम कर सकते हैं, मैं उन सभी से काफी ज्यादा अलग हूँ। लेकिन चोनमा के डिसाइपल्स के लिए ये आम बात है कि वो अपने स्पाइस को दूसरों के पास इम्प्लांट करें ताकि वो उनके ऊपर नजर रख सके कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है कि तुम्हारा नाम सेओल भी है ना। तो वो कहता है जी मास्टर मेरा नाम सेओल भी है। तो उससे कहता है तो फिर ठीक है, जल्दी से जाओ जाकर उस स्पाई के बारे में क्लूज ढूंढ कर लाओ। मेरे पास 7 दिन का समय है जब तक यहाँ पर अकेडमी टेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाते। 7 दिन के अंदर अगर तुम उस स्पाई को ढूंढकर मेरे पास ले आते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अगली बात बताऊंगा कि आगे क्या करना है। मैं योविन पैलेस में तुम्हें मिलूंगा और साथ ही हमारा गोनमा जो होता है वहां पर चला जाता है। तो हमारा सेओल भी सोच रहा होता है कि योविन पैलेस के बारे में यह जहां पर यह रहता है। योविन पैलेस वो जगह है जहां पर गोनमा का पर्सनल रेजिडेंस है और वो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम वहां पर गए और तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं हुई तो वहां पर जो इंपीरियल गार्ड्स हैं तुम्हें उसी वक्त उसी जगह के ऊपर मार डालेंगे, यानी कि उस पैलेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को जाने की इजाजत होती है। और उसने यहाँ पर मुझे अपने योविन पैलेस में बुलाया, इसका मतलब यह है कि मैं इसका खास इंसान बन जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही गोनमा जाने से पहले उसे कहता है कि तुम्हें स्पाइस के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्लूज नहीं बल्कि उस स्पाई को मेरे पास लेकर आना होगा। अगर तुम उसे जिंदा पकड़ कर ले आते हो तो फिर ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने खुद इस बात को कन्फेस करे। तो सेओल भी कहता है जी सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं स्पाई को जिंदा पकड़कर आपके पास लेकर आऊं। सेओल भी जो होता है वहां पर से अब सीधा भागता हुआ नीचे बेसमेंट में आ जाता है क्योंकि उसे अब यहाँ पर से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ उसके पास पहले से ही है। उसके पास विंड एलिमेंट वाली टेक्निक पिछली लाइफ से और साथ ही यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स जो उसने याद की थी वो सारी उसके पास मौजूद है। और वहां पर बैठे बैठे वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मैंने गोनमा के सामने ये बात इसलिए की थी कि अगर मैं यहाँ पर उसे स्पाई के बारे में बताता हूँ जियोन के बारे में तो वो कहेगा कि तुम्हें अकेडमी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली मेरे सोल्जर बन जाओ। हालांकि उस टेस्ट में अभी भी यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं लेकिन मेरा वहां पर जाने का दिल नहीं है क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर्स हैं और दोबारा मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। एक बार तो मैं बचकर आ गया हूं लेकिन दोबारा नहीं बच पाऊंगा, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही लाइफ बची है। अब मेरा मिशन यहाँ पर यह है कि जैसे तैसे अगले 6 दिन में मुझे यहाँ पर जियोन को पकड़ना है और उसे पकड़कर गोरमा के सामने लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सेओल भी यहाँ पर जियोन को पकड़ने के लिए क्या कुछ करेगा। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सेओल भी जो होता है वो सोच रहा था कि जियोन को पकड़ना, जियोन को पकड़ने के लिए मुझे जहाँ पर पहले अपने स्टैट्स को बढ़ाना होगा क्योंकि उसकी लाइफ जो होती है इस वक्त 118 पॉइंट पर होती है और की 250 पे होती है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रेड बीन जेली खाकर तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकता। लास्ट लाइफ में भी यहाँ पर रेड बीन जेली मैंने सारे के सारे यूज कर दिए थे। साथ ही वो कहता है कि मुझे उस कमीने गोव्यूल के पास से क्या कुछ मिला था, चलो उसे चेक करते हैं। तो उसे यहाँ पर स्पिरिट ब्लेड मिलता है तो वो कहता है कि ये तो एक एक्सक्लूसिव वेपन है। फिर साथ उसे एक हाई क्वालिटी का शॉर्ट आर्मर मिलता है तो वो कहता है ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। फिर साथ ही ब्लड फ्रीजिंग मॉस मिलती है जो कि यहाँ पर 1000 साल पुरानी फ्रोजन ब्लड मॉस है जिससे उसे काफी ज्यादा एनर्जी बूस्ट मिलेगा। और साथ ही वहां पर उसे एक फ्रूट मिलता है जो कि जिसका नाम होता है फ्रूट ऑफ 1000 शेड्स और वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तुम्हारा सेओल भी कहता है कि चलो इन दोनों को यूज करके देखते हैं, इनके साथ मेरी लाइफ और की पावर बढ़ेगी। और वो उन दोनों को वहां पर यूज कर लेता है। जैसे वो उन दोनों चीजों को यूज करता है तो उसकी हेल्थ लेवल
सोल जो होती है वो 4000 पॉइंट पर पहुंच जाती है और साथ ही उसकी की जो होती है वो 3899 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाती है। और साथ ही सोल भी कहता है फाइनली जहां पर ब्लू ड्रैगन पिल को यूज करने का वक्त है। और ब्लू ड्रैगन पिल जो कि यहाँ पर बायरैंक शिन को मारने पर रिवार्ड में उसे मिली थी, वो उस पिल को खाता है तो उस पिल को खाने के बाद उसकी हेल्थ लेवल 20,000 पॉइंट पर पहुंच जाती है और उसकी की पावर 21,000 पॉइंट के पर पहुंच जाती है। यानी कि सोल भी जो है इस वक्त यहाँ उस कमीने जियो उनसे तो ज्यादा ही पावरफुल हो गया, उसकी एनर्जी और उसका हेल्थ लेवल उससे ज्यादा हो चुका है। तो सोल भी कहता है कि मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी जो अपनी लिमिट से आगे निकल चुकी है और अब यहाँ पर मैंने क्योंकि इस लेवल को अचीव कर लिया तो मैं बड़ी आसानी के साथ जियोन को पकड़ सकता हूँ। के साथ ही सोल्वी के पास जो पहले से स्किल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और सोल्वी कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर हर एक चीज को महसूस कर सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कोई चल रहा है, कोई बुक्स को उठा रहा है, मैं यहाँ पर जब भी नोटिस कर सकता हूँ कि कौन उस बुक को उठा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर उनके एनर्जी सिग्नेचर को पहचान सकता हूँ। फिर साथ ही सोल्वी कहता है कि मेरा माइंड रीडिंग स्किल जो है वो एलिमेंट्री लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि वो अपग्रेड हो चुका है। और साथ ही उसकी सोहुई स्कूल और जोक्सो स्कूल और चोजियोक स्कूल की सारी मार्शल आर्ट्स होती है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो सोल्वी कहता है कि अब मेरे पास पूरे 6 दिन है जहां पर प्रैक्टिस करने के लिए और साथ ही उस कमीने जियोन को पकड़ने के लिए। साथ ही वो कहता है कि पिछली लाइफ में मुझे एक नई चीज मिली थी, वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखता हूँ। तो सोल्वी चौथा अपनी तलवार निकालता है और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक स्वर्डशिप टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। वो अपने सर को वैसे वैसे हिलाता है जैसे जैसे गावुल ने वहां पर उसका सर हिलाया था और इसी के साथ ही उसकी स्वर्डशिप एक्टिवेट हो जाती है। तो वो कहता है मुझे लगा ही था कि जब वाकई में काम करेगा क्योंकि यहाँ पर गावुल ने मेरा सर घुमाकर मुझे मेरा फायदा ही कर दिया, मरने से पहले मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि ये टेक्निक को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सोल्वी जब वहां पर सामने की तरफ अपनी टेक्निक को रिलीज करता है, स्वर्डशिप टेक्निक के साथ अटैक करता है तो एक अलमारी को तोड़ देता है। तो सोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज को संभालना होगा और वहीं पर वो प्रैक्टिस कर रहा था अपनी तलवार के साथ, प्रैक्टिस करते करते वहां पर वो काफी सारे धमाके कर रहा था जिसकी वजह से बहुत सारा शोर हो रहा होता है। और वो शोर सुनने के बाद डूहोंग वहां पर नीचे उतर आता है। तो डूहोंग वहां पर आता है तो सोल्वी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है ताकि मैं जियोन को पकड़ सकूं। तो डूहोंग वहां पर आने के बाद उसे कहता है यहाँ पर शोर क्या हो रहा है। वो अपने हाथ में वहां पर नाइफ पकड़े होते, साथ ही वहां पर एप्पल खा रहा था और उसे कहता है कि ये शोर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो सोल्वी कहता है कि मैं इस बारे में तो भूल ही गया था कि डूहोंग जो कि इस लाइब्रेरी का इस फ्लोर का जनरल मैनेजर है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो वो कहता है सर प्लीज माफ करिएगा और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि बताओ तो सही तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो सोल्वी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और सोल्वी जो होता है उसके सर के ऊपर लिखे हुए +1 लाइफ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही लाइफ है, मुझे इस कमीने डूहोंग को मारना होगा ताकि मैं इसका +1 का लाइफ चांस ले सकूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अगर मैंने इस कमीने को यहाँ पर मार दिया तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर डूहोंग का पर्सनल पेट बनना होगा और इसके लिए तुम्हें उसके 8 कामों को पूरा करना होगा, 8 टास्क पूरे करने होंगे, तब तुम्हें यहाँ पर एक अपग्रेड कॉम्बैट टाइप मिलेगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर एक रिवार्ड मिलेगा जिसमें तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज जो है वो अपग्रेड हो जाएंगी। तो सोल्वी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि डूहोंग जो होता है एप्पल का एक टुकड़ा अपने मुंह में लेता है, साथ उसे सामने की तरफ थूक देता है हमारे सोल्वी की तरफ। तो सोल्वी क्योंकि अब उसके इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा फास्ट हैं तो वो उसको अवॉइड करता है। जब उसे अवॉइड करता है तो इसी के साथ ही हमारा डूहोंग उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा कि साइड के ऊपर हटो, क्या तुम्हें अवॉइड करने का किसी ने कहा। तो सोल्वी जो होता है बेचारा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना जहां पर मेरे ऊपर अपने दोस्त से बांधने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही डूहोंग अब दोबारा अपने मुंह में सेब का टुकड़ा डालता है और उसके ऊपर थूक देता है। और सोल्वी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि अगर मैं चाहूं तो एक ही पंच मारकर इस कमीने को मार डालूं क्योंकि मेरी और इसकी हेल्थ लेवल में 18,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि मुझे सिस्टम ने यहाँ पर कहा है कि अगर मैं इसका पालतू बन जाता हूँ, 8 मिशन को पूरा करता हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे अपग्रेड मिलेगा। तो अपग्रेड के लिए यहाँ पर इस कमीने को फिलहाल के लिए जिंदा छोड़ देता हूँ और वैसे भी अगर मैंने इस कमीने को यहाँ पर मार दिया तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे कि डूहोंग के मरने के बाद यहाँ पर क्योंकि ये एक जनरल मैनेजर है इस लाइब्रेरी का तो सभी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि वो अचानक से मर कैसे गया। तो सोल्वी जो होता है उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, अब मैं यहाँ पर चुपचाप सीधा खड़े रहूंगा, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही डूहोंग जो होता है उसके मुंह के पर थूक देता है। तो सोल्वी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है लेकिन डूहोंग को यहाँ पर मजा आ रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ये लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी और आजकल यहाँ पर तुम्हारे आने के बाद मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि हायर ग्रेड के लोग यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आते हैं, वो कमीने आकर मुझे तंग करते हैं और मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अब जबकि तुम मुझसे कमजोर हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि लिटिल ब्रदर अब यहाँ पर चुपचाप मेरी बातों को मानो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम्हें करना होगा। तो सोल्वी फिर से सोच रहा था कि ऐसे मार डालू, फिर वो कहता है नहीं यार, सिस्टम ने कहा है कि यहाँ पर अपग्रेड मिलेगा तो फिलहाल के लिए इसे मार नहीं सकता। तो इसी के साथ ही सोल्वी कहता
कहता है कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, अगर कोई तुमसे पावर लेवल में एक लेवल भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो तुम्हें उसके नीचे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी कमीने लोग एक जैसे हैं, ऊपर वाले से मार खाते हैं और नीचे वाले को मारते हैं। जैसे कि ये कमीना डू होंगे, बाकी सभी लोगों से मार खाएगा और यहाँ पर आप मेरे सामने अपनी दोस्त जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है, अपना गुस्सा ये मेरे ऊपर उतारने वाला है। और उसके बाद मां सियोल भी जो होता है उसके मिशन को पूरे करने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे सबसे पहला काम जो होता है उसे टॉयलेट की सफाई का दिया जाता है। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर बाथरूम के नीचे चला जाता है, वहां पर जाने के बाद पॉटी साफ कर रहा था और कहता है कमीना डू होंग कहीं का, इस कमीने को तो मैं यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारूंगा जितनी बुरी तरह से मैं इसे मार सकता हूँ, मैं इसे टॉर्चर कर करके मारने वाला हूँ। इस कमीने ने मुझे यहाँ पर इतनी घटिया टास्क क्यों दी है। लेकिन साथ ही सिस्टम उसे कहता है कि तुमने एक काम को पूरा कर दिया, यानी कि तुमने इस आउट हाउस को साफ कर दिया है, तुम्हारा एक मिशन पूरा हो गया, अब 7 बचे हैं। सियोल भी कहता है कि इस टट्टी को साफ करते करते मुझे फिर से जियोक मियोंग याद आ जाता है, जो कि लास्ट टाइम जिसे मैंने बाथरूम के नीचे घुसकर उसकी तशरीफ के अंदर तलवार दंसाकर उसे मारा था। तो मां सियोल भी वहीं पर बैठा होता है, किसी के साथ ही ऊपर से एक और लाइब्रेरी का ओनर जो होता है निकल कर आ जाता है, वो सेकंड शायद जहाँ पर 3rd फ्लोर का जनरल मैनेजर होता है। तो उसको पार्टी आ जाती है और वो कहता है कि इस वक्त जो कुछ भी खा लो पेट खराब हो जाता है, और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ आता है। तो जब वो अंदर आता है तो मां सियोल भी जो होता है वो उसके बारे में देखता है कि वो 3rd फ्लोर का एक 3rd फ्लोर का लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन जिसका नाम इब योक होता है, और उसके स्टैट्स भी जो होते हैं वो भी डू होंग की तरह ही बहुत ज्यादा लो होते हैं। तो वो टॉयलेट के ऊपर आ जाता है, जब वहां पर आता है तो मां सियोल भी उससे कहता है कि सर मैं यहाँ पर नीचे सफाई कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं, मुझे बाहर आने दे। तो वो उसे कहता है अच्छा जब तुम वहां पर सफाई कर रहे हो, मुझे डू होंग ने बताया था कि उसने एक नया लड़का रखा है काम के ऊपर और तुम यहाँ पर सफाई कर रहे हो, चलो ठीक है तुम करते रहो। तो मां सियोल भी कहता है हाँ जी सर मैं यहाँ पर नया लड़का हूँ और मुझे यहाँ पर उन्होंने ये काम दिया था सफाई का, तो इसलिए प्लीज मुझे काम खत्म करने दे। लेकिन इसी के साथ इब्युक जो होता है वो अपनी शलवार उतार देता है और उसे कहता है कि हाँ ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, अभी मैं यहाँ पर जो फेंकने वाला हूँ इसको भी साफ कर देना। और साथ ही कमीना वहीं पर टट्टी करना शुरू कर देता है, और हमारा बेचारा सियोल भी जो होता है क्योंकि वो नीचे खड़ा होता है उसके ऊपर भी वहां पर वो पार्टी कर देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और हमारा सियोल भी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, हमारा सियोल भी जो होता है वो नदी के पास नहाने के लिए चला जाता है और कहता है कमीने कहीं के एक कमीना कम था डू होंग उसके साथ, अब यहाँ पर 3rd फ्लोर के लाइब्रेरियन को भी मुझे मारना पड़ेगा और दोनों को यहाँ पर दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा सियोल भी जो है वो इन लोगों को किस तरह से मारने वाला है, क्योंकि उसके सिर्फ 8 टास्क पूरे होने की देरी है, जैसे उसकी टास्कें पूरी हो जाएंगी वो इन दोनों को मार डालेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोल भी जो होता है उसे बेचारे को वहां पर पॉटी साफ करनी पड़ती है और इसी के साथ ही सेकंड मैनेजर जो होता है उसके ऊपर पॉटी भी करके चला जाता है। तो वो नदी के किनारे जाकर अपने आप को नहला रहा होता है, अपनी बॉडी को साफ कर रहा होता है। जब वो वहां पर अपने आप को नहलाता है फिर साथ ही वो कहता है कमीने कहीं के उन लोगों को तो मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, उन कमीने लोगों ने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक बार यहाँ पर मेरी 8 टास्क पूरी हो जाए और मुझे यहाँ पर वो कॉम्बैट टाइप मिल जाए उसके बाद देखना मैं इनका क्या करता हूं। लेकिन नहाने के बाद अभी भी उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है, तो फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कमीनों कहीं को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक एक करके इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि फिर तुम्हें याद आएगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाता है कि लाइब्रेरी में डू होंग और दूसरा जो लाइब्रेरियन होता है दोनों वहां पर बैठे होते हैं, दोनों मैनेजर वहां पर बैठे होते हैं और हमारा सियोल भी अंदर आता है। तो इसी के साथ ही डू होंग उसे कहता है क्या तुमने क्लीनिंग कर दी, तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि हाँ मैंने कर दी, जबकि वहां पर दूसरा मैनेजर उसे कहता है कि हाँ जब मैं वहां पर पॉटी करने के लिए गया था तो वो काफी ज्यादा क्लीन लग रहा था और मुझे लगता है कि इस लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही हमारा सियोल भी सोच रहा था कमीने कहीं के, इन दोनों कमीनों को यहाँ पर देखकर मुझे वी सामा और चोइन याद आ रहे हैं। लास्ट टाइम मेरा सामना चोइन और वी सामा के साथ हुआ था, जो कि दोनों इसी तरह रूम के अंदर बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के अंदर सभी लोगों को अपने जूनियर्स का मजाक उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर सब्र करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वो स्पेशल कॉम्बैट टाइप चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर बर्दाश्त करूंगा, मुझे सिर्फ 8 टास्क को पूरा करना है। तो मां सियोल से कहता है सर क्या कोई और काम है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, और इसी के साथ ही उसके यहाँ पर 2 टास्क पूरे हो जाते हैं क्योंकि डू होंग उसे कहता है कि जल्दी से जाओ जाकर हमारे लिए पानी गर्म करो क्योंकि हम दोनों को नहाना है, मेरे और इसके लिए पानी गर्म करना। तो जैसी मां सियोल भी जो होता है वो जाने लगता है। इसी के साथ ही सेकंड मैनेजर उसे कहता है क्या तुम ठीक से नहा कर आए हो ना, अपने हाथ साथ अच्छे से धो लिए हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से पार्टी की स्मेल आ रही है और मेरा पानी गंदा हो जाए, मुझे गंदा पानी बिल्कुल
पसंद नहीं है। तो वहाँ सियोल भी कहता है सर बिल्कुल परेशान मत हूँ, मैं अच्छे से नहा धोकर आया हूँ साबुन लगाकर, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और पानी भी गंदा नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि मां सियोल भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है हंस लो जितना हंस सकते हो। तो जैसे मां सियोल भी वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ही वो दोनों मैनेजर जो होते हैं हंसते हंसते वहीं पर खामोश हो जाते हैं और जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर एक लड़की आती है, ये वही लड़की होती है सौर्यो। तो वो दोनों सौर्यों की तरफ भागते हुए जाते हैं और जाकर उसे ग्रीट करते हैं। तो हमारा सियोल भी जो होता है सौर्यों को देखते ब्लश करना शुरू कर देता है क्योंकि शायद उसे यहाँ पर पहली नजर में सौर्यों से प्यार हो गया है। तो सौर्यों वहां पर आकर अभी भी काफी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट ही लग रही होती है। तो वहां पर आने के बाद मां सियोल भी कहता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमारी सौर्यों को तो नहीं पता कि सियोल भी से वो पहले मिल चुकी है क्योंकि यहाँ पर रीसेट होने के बाद बाकी के सभी लोग मेमोरीज को बुला देते हैं, लेकिन हमारा जो सियोल भी होता है उसे तो सौर्यों को अच्छी तरह से याद है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि हमारी सौर्यों जो होती है वो कहती है क्या गोनमाश यहाँ पर है। तो मुझसे कहते हैं नहीं गोनमाश यहाँ पर नहीं है, वो जोविन पैलेस में है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर मैं जोविन पैलेस में चली जाती हूँ। जबकि साइड के ऊपर उसकी नजर सियोल पर पड़ती है, वो कहती है कि अब ये लड़का कौन है, मैंने पहले से कभी यहाँ पर नहीं देखा। तो इसी के साथ ही हमारा डुहोंग उसे कहता है कि मिस ये एक लो लेवल का ग्रंट है जिसे यहाँ पर वी सामा ने भेजा था हमारी लाइब्रेरी की सेटिंग्स के लिए, हम लोग बस यहाँ पर इसके साथ थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं जो बेसमेंट में यहाँ पर बुक शेल्फ्स का ध्यान रखता है। तो इसी के साथ ही सौर्यों कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि आपको यहाँ पर इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो बस एक नो बॉडी, अगर आप भी यहाँ पर इसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, इसको मारना पीटना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकती हैं, या फिर वैसे तो ये आपके टेंशन के लायक भी नहीं है क्योंकि इस लायक नहीं है कि आप इसकी तरफ देखें। तो ये बात सुनने के बाद हमारी मिस सौर्योंग जो होती है वो हमारे सियोल की पावर लेवल्स की तरफ देख लेती है और कहती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर तुम्हारे नीचे कैसे लगा हुआ है, और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। जबकि वहां सियोल भी जो होता है अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। जब वो मुस्कुरा रही होती है तो वहां सियोल भी और भी ब्लश कर रहा होता है और कहता है कि पता नहीं इसे देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा दिल तेज तेजी से धड़क रहा है और मुझे यहाँ पर इससे प्यार हो गया है। तो हमारी सौर्योंग जो होती है वहां पर माँ सियोल की तरफ आके बढ़ती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो माँ सियोल अभी भी उसे घूर घूर कर ही देख रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो माँ सियोल उसे अपना नाम बताता है। तो उसे कहते हैं कि सियोल तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर साथ ही वहां पर शायद अपने नाक पे हाथ रखती है जैसे भी वो कोई एक्शन करती है। तो वो कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर इस बेसमेंट में कर क्या रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बेसमेंट में होना चाहिए था। तो माँ सियोल भी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, और साथ ही वो सोच रहा था कहीं यहाँ पर मेरे स्टैट्स को तो नहीं देख सकती, मेरी पावर लेवल ज्यादा है। तो वो उसे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी कोई वजह हो इस जगह के ऊपर होने की, चलो मैं यहाँ पर इस बात में अपनी टांग नहीं अड़ाती। जबकि माँ सियोल भी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि उन कमीनों ने मुझे वॉशरूम साफ करवाया था और मेरी बॉडी से अभी भी स्मेल आ रही है जिसकी वजह से ये लड़की अपने नाक पे हाथ रख के साइड के ऊपर हट गई है। मीने कही कि पहली बार तो मुझे यहाँ पर कोई लड़की पसंद आई है और मेरी बॉडी से स्मेल आ रही है इन कमीनों की वजह से। और इसी के साथ ही वो दोनों को भी घूर घूर कर देख रहा था। जब किसी के साथ ही हमारी सौर्योंग से कहते तो फिर ठीक है मैं तुमसे बाद में कभी मिलूंगी, और साथ ही वो जाने लगता है। तो हमारा सियोल भी उसे भी बाय बोल देता है। जब सियोल भी बाय बोल रहा था तो यहाँ पर उसकी किस्मत खुल जाती है और उसकी विंडो ओपन होती है और विंडो से कहते हैं कि 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करो। तो हमारे सियोल भी को अब ऑप्शंस देकर झटका लगता है क्योंकि ऑप्शन होता ही ऐसे कि जैसे कि अभी यहाँ पर उसको मरवा देंगे। तो सियोल भी कहता है कि ऐसे समय के ऊपर यहाँ पर ये विंडो क्यों ओपन हुई, और ऊपर से ऑप्शन भी ऐसे ठरकी टाइप के हैं। पहला ऑप्शन होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, दूसरा ऑप्शन होता है क्या तुम मेरे साथ एक हॉट नाइट बिताना चाहोगी, तो तीसरा ऑप्शन होता है क्या तुम मेरे 6 पैक्स देखना चाहोगी। तो मां सियोल भी कहता है कि दत्त तेरे की तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिनमें यहाँ पर मेरी मौत पक्की है। साथ ही मां सियोल भी कहता है लेकिन हर बार जब यहाँ पर जो विंडोज ओपन होती हैं ये मेरे आने वाले फ्यूचर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज कर पाया तो मुझे लगता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर सोच समझकर ही फैसला करना होगा क्योंकि ये विंडोज ऐसे तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होती। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है और वहां पर टाइम कम रहता जा रहा होता है, 10 सेकंड्स का तो समय होता है। तो सियोल भी कहता है तो फिर मैं यहाँ पर सबसे कम जो खतरनाक है उस ऑप्शन को चूज करूंगा, और सबसे कम खतरनाक ऑप्शन होता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तो वहां सियोल भी उसे बोल देता है। तो हमारी सौर्योंग जो होती है वहीं पर रुक जाती है और उसे देखकर काफी हैरान होती है। जबकि डू होंग और साथ में दूसरा मैनेजर दोनों घूर घूर कर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तो मिस सौर्योंग आके हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा, मुझे लगा कि शायद तुमने कुछ और कहा है। सियोल भी कहता है कि ये क्या मैंने यहाँ पर इसे डेट पर जाने का पूछा और अभी भी यहाँ पर मुस्कुरा रही है, इसका मतलब यह कि मैंने सही फैसला किया है। चलो शुक्र है कि मेरी जान बची। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की वरना मैं यहाँ पर मारा
जाता। तो इसी के साथ उसके पास फिर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि दो ऑप्शंस में से एक को चूज करो, और दो ऑप्शंस पीछे बचते ही वो है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो या फिर तुम मेरे 6 एब्स को देखना चाहती हो। तो सियोल भी कहता है कि अब तो वाट लग गया, मैं क्या करूं, सिस्टम मुझे यहाँ पर बार बार चूज करने का कह रहा है और फिर से दो ही ऑप्शन है। अगर मैं इसे सोने का अपने साथ कहूंगा तो इतनी पावरफुल और गुस्सा हो गई तो मुझे मार डालेगी, अगर मैं इसे 6 एब्स दिखाने का कहूंगा तो फिर भी यहाँ पर यह गुस्सा हो जाएगी। हमारा सियोल भी फिर साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर के अंदर है, डिमोनिक सेक्टर के अंदर जितनी खतरनाक चॉइस मैं चूज करूंगा उतनी ज्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम वीसामा के सामने मैंने बाजू काटने का कहा था तभी मैं बच पाया था। अगर मैं यहाँ पर भी किसी ऐसे एक्शन को चूज करता हूँ जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो तभी मैं बच पाऊंगा। तो इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है वहां पर अपने पहले ऑप्शन को चूज कर लेता है, और पहले ऑप्शन को चूज करने के बाद वहां पर हिम्मत करके उसे बोल देता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक रात गुजारना चाहोगी। तो जैसे ही हमारा सियोल भी इतनी बात करता है, हमारी सोरयोंग जो होती है अब यहाँ पर अजीब सा रिएक्शन देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब बात कर रहा हूँ। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है बस वहां पर उसके मुंह में जो कुछ आता है वो बोले जाता है और इसे ये भी नहीं पता चलता कि वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बता रहा था। उसे कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, लेकिन चाहे मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन मैं यहाँ पर उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा जिस लेवल तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मुझसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर निकल आता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फंस के रह गया हूँ। इस जगह के ऊपर जहाँ पर हर जगह के ऊपर मुझे कमीने दिखाई देते हैं, उन लोगों में मुझे एक तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा साफ और नेक है। इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ, इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम अच्छी लगी, तुम मुझे अच्छी लगी क्योंकि तुम यहाँ पर बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग हो सकता है कि मेरी बात से तुम्हें इंसल्टिंग फील हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो कुछ भी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने रख दी हैं। तो हमारे सियोलवी ने तो अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख दी कि अब यहाँ पर सोरयोंग क्या करेगी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वहां सियोलवी जो होता है वहां पर सोरयोंग के सामने अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को खोलकर रख देता है और हमारा सियोलवी वहां पर बात करते बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, जिसकी वजह से सोरयोंग जो होती है उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और एंड के ऊपर हमारा सियोलवी सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मुझे मार डाले या फिर छोड़ दे। हाँ ये बात तो कंफर्म है कि मेरे और इसके बीच में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सिस्टम की वजह से मुझे यहाँ पर इससे ये बात करनी पड़ी और उसके बाद जो कुछ मैंने यहाँ पर कहा मुझे लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स सामने रख दी है। मुझे यहाँ पर कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरे दर्द को समझता हो कि मैं इस जगह के अंदर बुरी तरह से फंस चुका हूं और मुझे यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के अंदर से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई मुझसे स्ट्रॉन्ग निकल आता है, मेरे मरने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर बचा सकती है क्योंकि ये मेरी तरह है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मेरी इंसल्ट नहीं हुई, तुमने कहा ना कि क्या मैंने यहाँ पर तुमने मेरी इंसल्ट की, लेकिन नहीं तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट नहीं की। साथ ही हमारी सोरयोंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर पहली बार किसी को देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये कमजोरी बन सकती है। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था बिल्कुल वैसी। और डू होंग और उसके साथ सेकंड मैनेजर दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं, कमीने कहेंगे क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुमने यंग मिस के सामने क्या बातें कर दी है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये है कौन, तुम्हें तो यहाँ पर इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। तो इसी के साथ ही वो दोनों जब वहां पर चिल्ला कर बातें कर रहे होते हैं तो हमारी सोरयोंग जो होती है वो जाते जाकर दोनों की गर्दन पर मारकर दोनों को बेहोश कर देती है और कहते हैं कि तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप सो जाओ। उन दोनों के वहां पर बेहोश हो जाने के बाद वो हमारे सोरयोंग हमारे सियोलवी से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तुम वैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाओ जैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब उम्मीद करती हूँ कि मैं और तुम हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस हेल होल से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे वो इतना कहकर उसे वहां पर चली जाती है, हमारा सियोलवी कहता है कि ये क्या इसने यहाँ पर क्या कहा। तो जाते वक्त वो उसे कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी और दोबारा जब तुमसे मिलूंगी तब तुम स्ट्रॉन्गर होगे और दोबारा भी तुम शायद इस तरह की कोई बात करोगे। और हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मैं पहली बार यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के अंदर इस लफ्ज को सुन रहा हूँ कि किसी ने यहाँ पर इस जगह को इस डिमोनिक सेक्टर को हेल होल कहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जितने भी लोग उसमें मिला हूं वो सभी लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ही आए थे, सभी लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर अपना रोब जमाना चाहते हैं, लेकिन पहला इंसान देख रहा हूं जो कि इस जगह को छोड़कर जाना चाहता है, डिमोनिक सेक्टर को हेल होल कह रहा है। इसका मतलब यह है कि वो भी मेरी तरह है, वो इस जगह के ऊपर फंसी हुई है और वो इस जगह को छोड़कर जाना चाहती है। मुझे लगता है कि उसकी बातों से साफ जाहिर है कि उसे यहाँ पर से जाना है। और इसी के साथ वो जाती हुई सोरयोंग के सर के ऊपर देखता है, वहां पर लव+3 लिखा होता है। तो मां सियोल भी कहता है कि अब ये कौन सा स्टेटस है, इसके सर के ऊपर लव+3 लिखा हुआ है। तो मां सियोल भी अभी भी यहाँ पर उसी के बारे में सोच रहा होता है, साथ ही अब यहाँ पर कपड़े भी धो रहा होता है, क्योंकि डू होंग और सेकंड मैनेजर जो होता है उठने के बाद उसे नया टास्क देते हैं। तो मां सियोल भी कहता है कि उन दोनों कम्युनिटी ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, हालांकि मिस सोरयोंग उसे बेहोश करके गई थी, लेकिन उन
उन दोनों ने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा और कमीने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। और सारे कपड़े धोने के बाद वहाँ सेओल भी अभी भी यहाँ पर खुश हो रहा था और कहता है लेकिन खैर अब मुझे यहाँ पर मार खा के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वाकई में प्यार हो गया है। मिस सोरयोंग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ अच्छा था, और साथ ही हमारे सेओल को वहाँ पर उनके कपड़ों के अंदर से कुछ खजाना मिलता है, कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं। तो वहाँ सेओल भी कहता है कि तो अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर इन कमीनों के पास से कुछ अच्छी चीजें मिल गई, उन्होंने कुछ चीजें छुपा कर रखी हुई थी और ये सारे का सारा सामान मैंने यहाँ पर रीपेमेंट के तौर पर अपने टूल बॉक्स में सेव कर लिया है। तो सेओल ने यहाँ पर 4 काम पूरे कर दिए होते हैं, अब सिर्फ 4 टास्क बची होती हैं। तो सेओल भी कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और यहाँ पर एकेडमी टेस्ट से पहले उस जियो उनके आने से पहले मुझे यहाँ पर बाकी की टास्क को पूरा करना होगा। साथ ही वो फिर से वहां पर सोरयोंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सोरयोंग मेरे जैसी है, जैसी वो मेरे साथ बातें कर रही थी मुझे तो यही फील हुआ कि वो बिल्कुल मेरे जैसी है। यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का एक रूल है कि जितने भी लोग यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं वो सभी लोग यहाँ पर पागल हो जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ पर क्रेजी हो जाते हैं। लेकिन उस लड़की को देखकर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो यहाँ पर ऐसी थी, इनके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पर इनके जैसी होती, एक डिमोनिक कल्टिवेटर होती तो उसने अभी तक मुझे मार दिया था। मैंने उसके सामने जो बातें की थी, लेकिन मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा तभी मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ यहाँ पर इस डिमोनिक सेक्टर को छोड़कर जा सकता हूँ, तब मैं और सोरयोंग दोनों यहाँ पर से जा सकते हैं और किसी दूसरी जगह के ऊपर जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हो। और इसी के साथ ही वहाँ सोरयोंग जो होता है, सेओल भी जो होता है, वहां पर सारे कपड़े धो देता है। और उसके बाद अब यहाँ पर मेरे ख्याल में ये आखिरी टास्क होने वाली है, ये 8वीं टास्क होगी जिसमें यहाँ पर वो उसे बांधकर उसके ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं। तो सेकंड मैनेजर जो होता है पंचेस मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, डूहोंग उसे प्रैक्टिस करवा रहा होता है। उन्होंने वहां पर रस्सी के साथ हमारे सेओल को एक बांधा होता है और डूहोंग उसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पंचेस मारते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर पंच मारता है तो पेट में, तो इसी के साथ ही वहां सेओल भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वहां पर बार बार उसे पंचेस मारे जा रहे होते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से रस्सियों के साथ बांधकर पीट रहे होते हैं। तो डूहोंग उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम ये कर सकते हो। तो उसका साथी मैनेजर जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। साथ ही वो उसके पेट में पंचेस मार रहा था और मां सेओल भी कहता है कि बस ये 7वीं टास्क है, एक और टास्क को यहाँ पर ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों कमीनों को मैं मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर कमीना सेकंड मैनेजर जो होता है अपने पास से एक नया मूव ऐड करता है और हमारे सेओल के अंडों के ऊपर किक दे मारता है, जबकि मां सेओल भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था ओए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और साथ ही वहां पर उसे किक मारता है तो सेओल भी बेचारे के अंडे फूट जाते हैं और सेओल भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो डूहोंग उसे कहता है कि अब ये क्या था, तो वो कहता है कि ये मेरा नया मूव था। तो डूहोंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर नया मूव अपने आप अप्लाई कर लिया, इस तरह तो यहाँ पर ये मर जाता, तुम्हें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। और इसी के साथ वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें ध्यान से पंच मारना चाहिए। और इसी के साथ जब उसे पंच मारता है तो मां सेओल भी जो होता है अपनी गर्दन को साइड पर घुमाता है और मां सेओल भी उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। तो डूहोंग कहता है कि ये क्या इस लड़के ने यहाँ पर पंच को अवॉइड किया। तो सेकंड मैनेजर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर पंच को अवॉइड किया है, लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो मां सेओल वहां पर हंस रहा होता है। तो सेकंड मैनेजर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर तुमने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया है और जो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की एक्टिंग कर रहा है। तो मां सेओल वहां पर इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर 8/8 टास्क पूरी हो चुकी है और साथ ही मां सेओल को वहां पर अपग्रेड मिल चुका है। तो सेओल भी कहता है कि जहां पर दिमाग तो तुम लोगों का खराब हो गया है, मैं यहाँ पर पिछले 5 दिनों से तुम सभी लोगों के दर्द बर्दाश्त कर रहा था, तुम कमीने लोग यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे मैं चुपचाप यहाँ पर सह रहा था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुम लोगों का वक्त पूरा हो चुका है तो फिर तुम लोगों के मरने का वक्त है। और सेओल को वहां पर कॉम्बैट टाइप मिल जाती है, यहाँ पर उसे स्पेशल कॉम्बैट टाइप मिलती है। तो हमारा सेओल जो होता है वो कहता है कि बाद में से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इन कमीने लोगों को यहाँ पर निपटा जाए। तो सेकंड मैनेजर जो होता है वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आगे से हमारे सामने बोलने की। तुम्हारा सेओल जो होता है वहां पर अपनी रस्सियों को तोड़ देता है क्योंकि रस्सियां तोड़ना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो रस्सी तोड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। तुम्हारा सेओल से कहता है कि पिछले 6 दिन से तुम लोग मेरे साथ जो कुछ करते आए हो उसके लिए अब यहाँ पर सबसे पहला मूव। और साथ ही वो वहीं पर सेकंड मैनेजर के अंडों के ऊपर किक मारता है। जब हमारा सेओल उसे किक मारता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि उसके अंडे फूट गए हैं और सेकंड मैनेजर जो होता है बेचारा वहीं पर उल्टी करते हुए ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा सेओल भी कहता है कि हाँ मुझे महसूस हुआ जब मैंने किक मारी तो मुझे पता चला कि इसके अंडे वाकई में फूट गए हैं। और डूहोंग दूसरी तरफ से आता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तुम्हारा सेओल भी कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो। और हमारा सेओल भी वहीं पर उसके मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जैसे ही वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है इसी के साथ ही डूहोंग ग्राउंड के ऊपर गिरता है, गिरते ही मर जाता है। तो सेओल भी कहता है कि तुम ऐसे कितनी जल्दी कैसे मर सकते हो, अभी तो मुझे यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करना है। साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि डूहोंग मर चुका है। तुम्हारा सेओल भी मरे हुए को उठाता है और कहता है कमीना कहीं का इतनी जल्दी कैसे मर गया, अभी तो मुझे यहाँ पर इसके साथ फाइट करनी थी, इसे टॉर्चर करना था, इसने 6 दिन तक मुझे टॉर्चर किया और मैं यहाँ पर इसे टॉर्चर करना चाहता था।
था। तब किसी के साथ ही माया सियोलवी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि अब वक्त आ चुका है अपनी कॉम्बैट टाइप को समझने का, तुम यहाँ पर कॉम्बैट टाइप को एक्टिवेट कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास वक्त है। तो माया सियोलवी जो था कॉम्बैट टाइप को सिलेक्ट करने लगा है कि उसे कौन सी नई कॉम्बैट टाइप मिली है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर नई कॉम्बैट टाइप है क्या और उसके साथ क्या नई पावर्स मिलेंगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया सियोलवी जो होता है अब विंडो के अंदर वहां पर कॉम्बैट टाइप्स को देख रहा होता है। माया सियोलवी को जो नई कॉम्बैट टाइप मिलती है उसका नाम एआई कॉम्बैट टाइप होता है। तो जो पहले उसके पास कॉम्बैट टाइप थी उसे टर्न बेस्ड फाइट कहा जाता है, जिसमें उसे खुद यहाँ पर फाइट करना पड़ती है और उसके काफी सारे डिसएडवांटेज भी थे, क्योंकि उसमें यहाँ पर वो प्रोफेशनली फाइट नहीं कर सकता, अपनी सोच समझ से फाइट करेगा। लेकिन दूसरी जो कॉम्बैट टाइप होती है उसके फायदे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो एआई मोड होता है और एआई मोड जो होता है वो यहाँ पर खुद दुश्मन को एनालाइज करेगा, उसके अटैक्स को देखेगा कि वो कहां से और कैसे अटैक करने वाला है, आसपास की चीजों को यूज करेगा, आसपास की चीजों को अपॉर्चुनिटी बनाकर उसके ऊपर अटैक करेगा और दुश्मन को मार डालेगा। उसका डिसएडवांटेज यह है कि वो यहां पर सोचने में टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकता है, जिसकी वजह से उसे पावरफुल दुश्मन के सामने डिसएडवांटेज मिल सकता है, जिसकी वजह से यहां पर टर्न बेस्ड फाइट उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम वक्त रहते सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। सियोलवी कहता है कि ये एआई कॉम्बैट टाइप जो है इसमें ऐसे बिल्कुल जैसे कि मैं यहां पर एक रोबोट को छोड़ दूं और रोबोट यहां पर फाइट कर रहा हो। लेकिन क्या चीज यहां पर परफेक्ट रहेगा कि किसी दुश्मन से फाइट करते वक्त मैं पूरी तरह से यहां पर अपनी बॉडी को किसी एआई के हवाले कर दूं, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और सिस्टम फाइट करेगा, जबकि मैं बस साइड के ऊपर बैठकर देखूंगा। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मुझे ये देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम लग रहा है और सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, तो क्यों ना यहां पर इसको यूज करके देखूं। तो किसी बैटल में से यूज करके देखता हूं कि एआई से बैटल कैसी होती है। तो उसी के साथ सेकंड मैनेजर पीछे से निकलता है और उसे कहता है कमीने कहीं के अब तुम यहां पर मेरे हाथ से नहीं बचोगे। जब किसी के साथ ही हमारा सियोलवी कहता है कि इस कमीने के बारे में तो मैं भूल ही गया था। और साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर अपनी एआई को सिलेक्ट कर लेता है और अपनी कॉम्बैट टाइप एआई के साथ सिलेक्ट करता है। तो हमारा सियोलवी जैसे वहां पर एआई कॉम्बैट स्टाइल को सिलेक्ट करता है तो सियोलवी की सोल जो होती है बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये हुआ क्या, मैं यहाँ पर अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकला है, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ। तो वो नीचे देखता है तो उसकी बॉडी वहीं पर नीचे खड़ी होती है और दूसरी तरफ सेकंड मैनेजर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये क्या मेरी बॉडी वहां पर नीचे और वो चुपचाप वहां पर खड़ी है, जबकि वो सेकंड मैनेजर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बॉडी के अंदर होता तो अब तक मैंने कुछ ना कुछ वहां पर किया होता, लेकिन वो सामने से हट भी नहीं रहा और अटैक भी नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एआई कॉम्बैट टाइप बिल्कुल फेल है, उसे सोचने में ज्यादा समय लगेगा और मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचने वाला है। तो इसी के साथ ही सेकंड मैनेजर करीब पहुंचता है और अटैक करने लगता है। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि जल्दी करो, अटैक करो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो नीचे उसकी एआई बॉडी जो होती है वहां पर सामने की तरफ घूर कर देखते हैं और इसी के साथ ही वो क्लोज रेंज से वहीं पर ऊपर की तरफ फ्लिप मारता है, जिसकी वजह से उस सेकंड मैनेजर के मुंह पर उसकी किक पड़ती है और इसी किक के साथ ही सेकंड मैनेजर जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तुम्हारा सियोलवी कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल था, मेरे पास इस तरह की फिजिकल एबिलिटीज भी है, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इस तरह की बैक फ्लिप नहीं की। इसका मतलब यह है कि एआई सिस्टम काफी ज्यादा कूल है, जो कि यहाँ पर दुश्मन को देख सकता है कि कितने करीब से उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है और कितनी दूरी से अटैक किया जा सकता है। क्या मैं बस यहाँ पर जब मैं एआई सिस्टम को यूज करूंगा तो ऊपर से खड़े होकर बस देख ही सकता हूँ कि वहां पर नीचे क्या होने वाला है। तो उसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है कि फाइट खत्म होने के बाद भी अभी यहाँ पर एआई मोड खत्म नहीं होता, क्योंकि एक नया दुश्मन निकल कर आ जाता है। तो इस बंदे का नाम प्यो गैम होता है, जो कि जनरल मैनेजर होता है इस हीवनली सन आर्काइव का, और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान होता है जो कि 30,000 कॉम्बैट पावर के साथ होता है। तो वो वहां पर आने के बाद उन दोनों की डेड बॉडीज की तरफ देखता है और कहता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर इन दोनों को मारा है। तो सियोलवी की एआई मोड जो होता है वहां पर नीचे बात नहीं कर सकता, वो चुपचाप खड़ा होता है। तो प्यो गैम उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। तो सियोलवी की बॉडी जो होती है वहां पर चुपचाप खड़ी होती है और हमारा सियोलवी जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बात कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है, एक रोबोट की तरह है जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइट कर सकता है। सियोलवी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि एआई कॉम्बैट टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर अच्छा फैसला किया, क्योंकि मैं इस बंदे से फाइट करके देख सकता हूँ कि क्या एआई मूड यहाँ पर पावरफुल दुश्मन से फाइट कर सकता है या नहीं, क्या वो इतना कैपेबल है कि यहाँ पर उसके मूव्स को पूरी तरह से नॉलिफाई कर सके और मुझे बचाते हुए मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचने से बचाकर यहाँ पर इस बंदे को मार सके। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं यहाँ पर टर्न बेस्ड फाइटिंग को एक्टिवेट कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज एक है, जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर इस टर्न बेस्ड फाइटिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकते और एआई मोड को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। और फाइट वहां पर स्टार्ट होने लगती है तो इसी के साथ ही एआई जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और जाकर पहले अटैक करने लगा, जबकि वहां सियोलवी कहता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। प्योगाम के पास वहां पर तलवार है और जो बड़ी तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो प्योगाम भी उसे कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो, और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर एआई के ऊपर अटैक करता है, एआई वहीं पर करीब से जाकर डॉज कर लेता है। तो वहां सियोलवी कहता है कि ये क्या, इसने
उसने यहाँ पर शायद देख लिया था कि अटैक आने वाला है, इसी वजह से उसने अटैक को डॉज कर लिया। तो एआई जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि अगर अभी यहाँ पर एआई इसको डॉज नहीं करता तो मैं अभी तक मर चुका होता, क्योंकि वो बॉडी तो मेरी है, चाहे मेरी सोल उसे अंदर से निकली क्यों ना गई हो, लेकिन बॉडी तो मेरी नुकसान पहुंचने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि एआई के साथ फाइट करने का फैसला मैंने गलत किया है। तो इसी के साथ एआई फिर से बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, फिर से चार्ज करता है। तो सियोल भी कहता है ये तो पागल हो गया है, ये फिर से ऊपर आगे की तरफ बढ़कर अटैक कर रहा है। अगर एक बार भी अटैक हिट हुआ, अगर एक बार भी तलवार मुझे स्टैब हुई तो फिर मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वहां सियोल भी जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता वहां पर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करके फिर जंप करते हुए पीछे हट जाता है और उसकी गाल के ऊपर वहां पर एक कट लग जाता है। तो वहां सियोल भी कहता है ये कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या एआई यहाँ पर वाकई में फाइट करने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि ये दो बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, एक बार बाजू पर और एक बार गाल के ऊपर कट लगा है, जितना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है, क्या यहाँ पर सोच भी रहा है या फिर नहीं। तो इसी के साथ एआई फिर से वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो प्योगाम कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ यही कर सकते हो, बार बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। और इस बार जैसे वहां पर प्योगाम जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर स्ट्राइक लगाता है, तो एआई जो होता है अटैक को अवॉइड करके नीचे झुकता है, वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त किक दे मारता है। और जब वहां पर उसे किक मारता है, वहीं पर से उसकी थोड़ी के ऊपर भी एक किक मारता है और इसी के साथ उसे पीछे गिरा देता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा अच्छा मूव था। और साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या इसे मारना है या फिर इसे बेहोश करना है। तो सियोल भी कहता है लगता है कि यहाँ पर आखिरी फैसला मेरा होने वाला है, मैं यहाँ पर एआई को बताऊंगा कि इसे मारना है या फिर छोड़ना है। तो वहां सियोल भी कहता है कि मार डालो। तो इसी के साथ ही एआई जो होता है वहां पर प्योगाम के सर के ऊपर हाथ रखता है, उसकी गर्दन को मोड़कर उसको मार डालता है। तो सियोल भी कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मैंने यहाँ पर एआई की मदद से 2 लोगों को मारा है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स के हिसाब से कम हुई है। एआई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक दुश्मन को मार दिया। अगर मैं यहाँ पर प्योगाम से फाइट कर रहा था तो मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ कम से कम 3000 या फिर 4000 पॉइंट्स के हिसाब से कम होनी थी, लेकिन एआई ने सिर्फ 12 पॉइंट्स के साथ ही मुझे इस फाइट को जितवा दिया। और इसी के साथ ही सियोल की सोल जो होती है वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है और उसे वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है, अगर दोबारा यहाँ पर किसी कमजोर दुश्मन से फाइट करनी हुई तो फिर मैं एआई सिस्टम को ही यूज करूंगा। सियोल भी कहता है पहले, लेकिन मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होगा ताकि मैं यहाँ पर देखूं कि आखिर ये एआई फाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और इसके लिए मुझे यहाँ पर पूरी डिटेल्स चाहिए होंगी। तो सियोल भी जो होता है उन तीनों की डेड बॉडीज को वहीं पर जाकर मिट्टी के अंदर गाड़ आता है, उनको ठिकाने लगाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर उन लोगों को ठिकाने लगा दिया है और अब मुझे यहाँ पर इस मैस में नहीं फंसना। अगर उनकी डेड बॉडीज मिल भी जाती हैं तब भी मैं यहाँ पर हेवनली सन आर्काइव को छोड़कर चला जाऊंगा, या तो मैं एकेडमी में चला जाऊंगा या फिर मैं गोनमा का फुट सोल्जर बनकर यहाँ पर से योवेन पैलेस में चला जाऊंगा। और साथ ही वहां पर उस डू होंग को मारने के बाद उसे +1 लाइफ मिली होती है, यानी कि अब फिर उसके पास 2 चांसेस हो चुके हैं। और साथ ही सियोल भी कहता है कि अब बस यहाँ पर फाइनल फाइट होने वाली है, जिसमें वो कमीना जियोन जो है यहाँ पर आने वाला है और उस जियोन के साथ मेरी फाइनल फाइट होगी, क्योंकि मैं जहाँ पर उसे पकड़कर योवेन पैलेस में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे लेकर जाऊंगा। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है, हालांकि मैं जहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, मेरी पावर लेवल भी उससे ज्यादा है। लास्ट टाइम जब मैंने उसके स्टेटस को देखा था उसका स्टेटस इतना भी हायर नहीं था, इसका मतलब है कि मैं उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर कुछ चीजों को भी यूज कर लेता हूँ, तो वो साथ ही अपने हेवनली सिल्वर आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को भी अंडरस्टैंडिंग कर उनके लेवल्स को बढ़ा लेता है, ताकि वो यहाँ पर अब उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। जियोन जब वहां पर आएगा तो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही हमारा सियोल भी सोचता है कि अब यहाँ पर कॉम्बैट टाइप को क्या सिलेक्ट करूं, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि टर्म बेस्ड कॉम्बैट टाइप ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि एआई के साथ जियोन से फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जियोन एक जीता जागता इंसान है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर अपनी टर्म बेस्ड फाइटिंग को एक्टिवेट करता है, ताकि वो हैंड टू हैंड उससे फाइट कर सके और खुद अपने दिमाग से सोचकर फाइट करे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड करेगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी जो कुछ भी सोच रहा था वो सब कुछ उल्टा होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो सियोल भी होता है वो पूरी तरह से रेडी होता है उस जियोन को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका यहाँ पर एक ही मिशन है कि अब जियोन को पकड़ना है और उसे पकड़कर वहां पर हमारे गोनमा के पास लेकर जाना है, क्योंकि वो अकेडमी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अकेडमी में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही वहाँ सियोल भी जो होता है वहां पर बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ, जियोन यहाँ पर आने वाला होगा। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है, साथ ही वहां पर
उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को पास कर लिया और क्या तुम यहाँ पर अपना सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहोगे। तो हमारा सियोल भी इस बात से पहुंचता हैरान हो जाता है, कहता है ये ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर मैंने कोई खास किया है, कुछ खास तो मैंने किया नहीं, फिर यहाँ पर मुझे सेव पॉइंट क्रिएट करने का क्यों कहा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे की लाइफ और भी ज्यादा टफ होने वाली है, इसी वजह से सिस्टम मुझे कह रहा है कि जहां पर सेव पॉइंट क्रिएट कर लो। तो जब वहां पर सेव पॉइंट को लोड करता है तो उसे वहां पर लिखा हुआ आता है कि एकेडमी का टेस्ट फेल करने के बाद फाइनल ओपोनेंट के साथ फाइट करने के सीन से थोड़ी देर पहले। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एकेडमी का टेस्ट फेल कर लिया, क्योंकि एकेडमी का टेस्ट देने के लिए तो मैं गया ही नहीं, फिर यहाँ पर फाइनल ओपोनेंट से फाइट करने के वक्त से पहले का क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एकेडमी में गया ही नहीं। तो हमारा सियोल भी कहता है चलो फिर इसको सेव कर देते हैं, अब सिस्टम इसे इंपॉर्टेंट कह रहा है तो कर लेते हैं। और हमारा सियोल भी वहां पर सेव पॉइंट क्रिएट कर देता है। जब उसे सेव पॉइंट क्रिएट कर देता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनल ओपोनेंट का मतलब यहाँ पर जियोन है, और जियोन जो है सामने से निकल कर आ जाता है, वहां पर आने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा सियोल भी कहता है ये कमीना तो यहाँ पर आ गया। तो जियोन अपने पास से वहां पर की पिल निकालता है और उसे कहता है कि ये लो ये की पिल तुम्हारे लिए है। तो वो उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। फिर साथ ही हमारा सियोल भी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे की पिल तो दे दी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर वो फ्लाइंग ड्रैगन पिल भी चाहिए जो कि घोरमा ने तुम्हें दी थी। ये बात सुनते ही जियोन जो होता है वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा सियोल भी से कहता है क्या तुम्हें घोरमा ने बताया नहीं कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक फ्लाइंग ड्रैगन पिल भी होगी, यानी कि मुझे तो घोरमा ने कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे वो फ्लाइंग ड्रैगन पिल भी दोगे, अब चुपचाप वो है वो पिल जो है मेरे हवाले करो। तो जियोन जो होता है अपने पास से पिल निकालता है और उसे हमारे सियोल भी की तरफ फेंक देता है। तुम्हारा सियोल भी इस पिल को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि इस पिल को खाने के बाद मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद जियोन को मैं बड़ी आसानी से ओवर पावर कर दूंगा, लेकिन साथ ही ये मुझे पंच मारने वाला है। और हमारा सियोल भी जो होता है जैसे उस पिल को खाता है इसी के साथ ही वहां पर जियोन उसे पंच मार देता है। तो सियोल भी कहता है कि लास्ट टाइम तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी से यहाँ पर खड़ा हूं, तो मुझे पंच मारो, अगर मैं इतनी आसानी से पंच खा लूंगा ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वो बड़ी आराम से वहां पर अपनी पिल खा रहा था और साथ ही वहां पर एक ही हाथ के साथ उसका हाथ ब्लॉक कर लेता है, उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और हमारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मुझे मार सकोगे, जबकि जियोन उसे कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम इतने ज्यादा होस्टाइल क्यों हो, तुम यहाँ पर मुझे पीटने पर इतने ज्यादा क्यों उतावले हो रहे हो, क्या यहाँ पर सालमा ने तुम्हें कहा है ये सब कुछ करने के लिए। जैसे वो इतनी बात करता है तो जियोन को झटका लगता है, क्योंकि असल में जियोन यहाँ पर सालमा की तरफ से ही भेजा हुआ एक स्पाई है। तो इसी के साथ ही वहां पर हमारे सियोल भी की जो माइंड रीडिंग स्किल्स होते हैं वो एलिमेंट्री लेवल से बेसिक लेवल पर अपडेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो अपडेट होते हैं इसी के साथ ही हमारे सियोल भी को वहां पर अपनी फाइटिंग पावर के बारे में पता चलता है कि उसकी फाइटिंग पावर 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। और साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि मैं इस कमीने को हरा सकता हूं। तो हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इतना तो जानता हूं कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इससे ज्यादा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसके जो स्किल्स थे उनको देखा था कि इसकी जो हेल्थ और साथ में इसकी जो की पावर है वो मुझसे काफी ज्यादा कम है, तो मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूं अगर मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंडशिप स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करूं, इसे जख्मी कर दूं। क्योंकि जियोन के पास हेल्थ सिर्फ 15,000 पॉइंट्स होती है और की जो होती है वो सिर्फ 12,000 पॉइंट्स होती है, और फाइटिंग पावर अभी तक यहाँ पर शो नहीं हुई होती। तो हमारा सियोल भी जैसे वहां पर उसके सिस्टम में देखने की कोशिश करता है तो वहां पर उसे फाइटिंग पावर जो होती है वो 190,000 दिखाई देती है। तो हमारा सियोल भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी फाइटिंग पावर 1,90,000 कैसे हो सकती है। तो सियोल भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फाइटिंग पावर ही यहाँ पर ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी के पास हेल्थ कम है लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी फाइटिंग पावर कितनी ज्यादा है, ये उसके स्किल और उसके एक्सपीरियंस को दर्शाता है। तो सियोल भी कहता है कि पहले की सारी बैटल्स का एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे इतना तो पता है अगर इसके पास 1,90,000 की फाइटिंग पावर है तो फिर मैं इसे हरा नहीं सकता, और ये कमीना बड़ी आसानी से मुझे मार डालेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बाई रैंक शिन के साथ फाइट की थी जिसकी फाइटिंग पावर 70,000 थी, और उसको हराने में मुझे यहाँ पर कितनी मुश्किल हुई थी, बड़ी मुश्किल के साथ मैं उसे हरा पाया था। लेकिन इस कमीने जियोन की फाइटिंग पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि जियोन ने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है, अब तुम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहोगे। तो सियोल भी कहता है कि लगता है कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर इसने मेरी कमजोरी को ढूंढ भी लिया, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर अपने आप को डिफेंड करने का ऑप्शन को चूज करता है, लेकिन जियोन जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है, वहां पर जाने के बाद अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है अपने हाथ को तलवार बनाकर। तो सियोल भी पीछे की तरफ घुटते हुए वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही फिर से अपनी पाम के साथ अटैक करता है और बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा सियोल भी पीछे पीछे हटता जाता है, लेकिन साथ साथ उसके पास विंडो ओपन होती जा रही होती है कि उसे यहाँ पर तुम्हारी कमजोरी मिल गई, उसे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। तो सियोल भी कहता है ये सिस्टम क्या रहा है, ये सिस्टम बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि कमजोरी मिल गई। और साथ ही हमारा सियोल भी इस वक्त भागने के ऑप्शन को चूज करता है, लेकिन भागने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जियोन अपने पास अपनी तलवार निकाल लेता है, अपना नाइफ निकालकर सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो हमारे सियोल भी को नीचे की तरफ गिरना पड़ता है उसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन उसकी पीठ के ऊपर एक कट लगता है जिसकी वजह से हमारे सियोल भी को एक बहुत ही डेडली स्ट्राइक लगती है और उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और 9,000 पॉइंट्स के साथ उसकी जो हेल्थ होती है
वो डिक्रीज हो जाती है और जियोन जो होता है वो यहाँ पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारा सियोल भी जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर चुका और कहता है मुझे लगा था कि मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मेरे जीतने के यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो अपना नाइफ उसके हाथ के अंदर दंसा देता है ताकि उसके हाथों को जख्मी किया जा सके और दोबारा वो अटैक न कर सके। तो हमारा सियोल भी कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे हाथ बेकार कर दिया, मैं यहाँ पर ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर इसके ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं कर पाऊंगा। जबकि जियोन जो होता है वहां पर अब उसके पास पूरी तरह से एक एडवांटेज होता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मेरी की पावर तो इंटैक्ट है, लेकिन मैं की पावर को यूज कैसे करूं, मेरी हेल्थ बड़ी तेजी के साथ ड्रॉप हो रही है। और साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है अपने दूसरे हाथ में तलवार को पकड़ता है और अटैक करने लगा है। तो वो कहता है मुझे यहाँ पर फाइट बैक तो करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सोहो स्कूल की स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जियोन उसे कहता है कमीने कहीं कभी भी यहाँ पर तुम आगे से फाइट बैक कर रहे हो लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, और वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा सियोल भी वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर स्पेशल सोहीज टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा होता। सियोल भी पहले यहाँ पर जख्मी हो चुका है और उसकी हेल्थ भी अब कम रह चुकी है, यानी कि अब यहाँ पर जियोन के मुकाबले में तो उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम होती है। और दूसरी तरफ से जियोन जो होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है और यहाँ पर हमारा सियोल भी जो होता है फ्रीज बर्स्ट टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जो जियोन होता है बड़ी आसानी से उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। तो हमारे सियोल भी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, फिर से जियोन उसकी एक कमजोरी ढूंढ लेता है और हमारे सियोल भी को 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि क्या करोगे। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, ये बार बार मेरी कमजोरी क्यों ढूंढता जा रहा है जबकि मुझे इसकी एक भी कमजोरी मिल नहीं रही। और हमारा सियोल भी वहां पर फाइट बैक के ऑप्शन को चूज करता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है मुझे क्यों समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब उसके करीब पहुंचता है अटैक करने के लिए, इसी के साथ ही वहां पर जियोन जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है जो कि सीधी हमारे सियोल भी के कंधे के सामने वाली साइड से होती है और पिछली साइड से बाहर निकल जाती है। तो हमारा सियोल भी और भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अब यहाँ पर हमारे सियोल भी की ब्लीडिंग हो रही होती है और उसकी हेल्थ लेवल 847 पॉइंट के ऊपर रह जाती है, यानी बहुत ही कम रह जाती है और सियोल भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जियोन अब यहाँ पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर उसके मुंह के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से हमारा सियोल भी जो होता है उसे यहाँ पर क्यों लगती है और वो बेहोश हो जाता है, यानी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में जब हमारा सियोल भी अपनी आंखें खोलता है तो वो एक केव के अंदर होता है, एक केव के अंदर जहाँ पर उसे एक कुर्सी के साथ रस्सियों के साथ बांधा गया होता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे इस जगह के ऊपर कौन लाया होगा। और साथ ही वहां पर जियोन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो, हम यहाँ पर तुम्हें सोने के लिए नहीं लेकर आए। तो हमारा सियोल भी अपनी आंखें खोलता है तो जियोन उसके सामने खड़ा होता है और उसे टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जियोन यहाँ पर इसे बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला है या फिर उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सियोल भी को कुर्सी के साथ बांधा गया होता है और वहां पर जियोन उसके सामने खड़ा होता है। तो हमारा सियोल भी कहता है इस कमीने जियोन ने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर क्यों बांध रखा है। तो उसी के साथ ही वहां पर पीछे से किसी और की आवाज आती है, कोई कहता है क्या ये उठ गया। तो वो कहता है जी सर ये उठ गया है। तो वहां पर पीछे से एक और बंदा निकल कर आता है और इस बंदे को भी आप पहले अकेडमी में सेकंड टेस्ट में देख चुके हैं, इयोन टेस्ट का मास्टर एग्जामिनर जो वहां पर बैठा हुआ था। तो हमारा सियोल भी कहता है कि हाँ ये बंदा कौन है। तो वहां पर उसके बारे विंडो ओपन होती है और उसका नाम बताया जाता है, इसका नाम मा वी आन है। तो मा वी आन की विंडो देखने के बाद तो वाकई में काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसका एचपी लेवल तो 3.5 लाख और उसकी की पावर 3,10,000 और उसकी फाइटिंग पावर जो है वो 4,20,000 है, यानी कि ये वाकई में एक बहुत ही हाई लेवल का मास्टर है। और साथ ही उसके सर के ऊपर +1 लाइफ नहीं होता बल्कि +1 इनसाइट लिखा होता है। तो मा सियोल भी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी के साथ ही मा वी आन जो होता है वहां पर आने के बाद कहता है कि क्या ये बंदा यहाँ पर हमें पहचानता है और स्पेशली इसने मुझे देखकर इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया, क्या ये मुझे जानता है। तो हमारा सियोल भी जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर टेस्ट देने के बाद ये तो सब कुछ भूल गया होगा क्योंकि वहां सब कुछ रीस्टार्ट हुआ था। तो मा वी आन जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर हमारे ऊपर नजर रख रहे थे। अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुम किसके लिए काम करते हो, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा था और किसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर हमारे पर नजर रख रहे थे, जल्दी से बकना स्टार्ट करो। तो मा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग क्या बकवास किए जा रहे हो। तो मा वी आन आगे बढ़ता है और उसके कंधे की हड्डी को वहां पर डिसलोकेट कर देता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, और साथ ही वहां पर उसकी बोन को ट्विस्ट करना शुरू कर देता है। तो सियोल भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे बहुत सा दर्द हो रहा होता है। तो वहां सियोल भी कहता है कमीने कहीं के। तो मा वी आन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फिर से एक बार पूछूंगा, अगर नहीं बताया तो फिर तुम्हारे दूसरे कंधे को भी डिसलोकेट कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं पता कि तुम कैसे सर्वाइव कर पाए हो, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे अगर तुम यहाँ पर हमसे झूठ बोलोगे। क्योंकि जल्दी से बताओगे क्या तुम इंपीरियल पवेलियन से हो,
बिना इंपीरियल पवेलियन की परमिशन या फिर बिना इंपीरियल पवेलियन की किसी बैकिंग की वजह से तुम यहाँ पर ये सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकते। तो मां सियोल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पीछे कौन है। तो मावियान उसे कहता है क्या मतलब है इस बात का। तो मां सियोल उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का मास्टर वो मेरे पीछे है, उसने मुझे बैक सपोर्ट दिया और उसी ने मुझे यहाँ पर उस सन आर्काइव लाइब्रेरी में भेजा था। तो मावियान जो होता है फिर से वहां पर उसके दूसरे कंधे को तोड़ देता है और उसके कंधे की हड्डी को वहां पर ट्विस्ट करना शुरू कर देता है। मां सियोल फिर से वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो मावियान उसे कहता है कि लड़के जल्दी से उठ जाओ, बेहोश मत होना। और मां सियोल भी बेहोश होता है तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसको उठा दिया जाता है। वो उसे कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पर बहस करते रहे। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे पास वाकई में इतना समय नहीं होगा। सियोल भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे पास वाकई में टाइम बहुत ज्यादा कम है, अगर मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार डालो, क्योंकि अगर यहाँ पर अकेडमी के टेस्ट खत्म हो गए और उसके बाद तुम मैं जिंदा रहा तो फिर यहाँ पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है वो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो मावियान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मां सियोल भी उसे कहता है क्योंकि गोरमा मुझे ढूंढता हुआ आएगा। ये बात सुनते ही वो दोनों ही जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि वो तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आएगा। तो मां सियोल भी कहता है कि यही तो वजह है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं गोरमा की साइड के ऊपर हूँ और इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे टेस्ट नहीं देने दे रहे थे। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर अकेडमी में जाने से पहले यहाँ पर रोका। पहली बात तो ये थी कि जियोन कमीना यहाँ पर मुझे वो सारी चीजें नहीं देना चाहता था जो कि गोरमा ने मुझे देकर भेजी थी, क्योंकि तुम कमीने लोग यहाँ पर मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के सीक्रेट्स है और वो सीक्रेट्स मैं गोरमा को दे रहा हूँ। मुझे मास्टर वी सामा के सीक्रेट्स के बारे में पता है। तो ये बात सुनने के बाद वियोन उसे कहता है तो लेकिन इस बात से हमारा क्या ताल्लुक, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हें वी सामा के सीक्रेट्स के बारे में पता है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा सियोल से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि तुम लोग सालमा के साथ हो, तुम लोग फर्स्ट डिसाइपल सालमा के स्पाई हो और यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि वी सामा जो है वो सालमा को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर नया सेक्टर लीडर बन जाए। और जबकि यहाँ पर तुम सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और अगर यहाँ पर वी सामा के सीक्रेट्स को मैं किसी दूसरे को बेच देता हूँ तो उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा, जरा खुद सोच कर देखो। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मां सियोल भी कहता है लगता है कि मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब जबकि मैं यहाँ पर इनको डरा रहा हूँ, यानी कि इनके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अपने सीक्रेट्स मेरे सामने रख देंगे। और वैसे भी मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा सीक्रेट्स मैं इनसे निकलवा सकता हूँ उतना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर मेरे कितने ज्यादा दुश्मन है जिनसे मुझे निमटना होगा। तो जियोन चलाकर उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो। ये बात तो वाकई में सच है कि वी सामा जो है यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वी सामा का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि वो यहाँ पर माउंट वेस्ट सेक्टर लीडर के साथ मिला हुआ है, उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है और ये गद्दारी है। जब यहाँ पर किसी दूसरे को पता चलेगा कि उसने यहाँ पर गद्दारी की है और अपने सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स के लोगों के साथ हाथ मिलाए हैं तो उसका सर तो कटेगा ही, और साथ ही यहाँ पर सालमा जिसको वो सपोर्ट कर रहा है उसके साथ उसके चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे सक्सेसर बनने के। यही वजह है कि सालमा ने यहाँ पर अपने स्पाइस को छोड़ा हुआ था और तुम्हें यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि गोरमा की सपोर्ट को कम करना है। अगर मैं यहाँ पर गोरमा की साइड के ऊपर चला जाता हूँ तो गोरमा को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। इसी वजह से पहले जियोन कमीना और उसके बाद वहां पर जो सुपरवाइजर था वो भी एक कमीना इंसान था। सुपरवाइजर ने मुझे बिना कोई चीज बताए वहां पर टोकन देकर अंदर भेज दिया, जबकि वो मुझे कह सकता था कि ये टोकन मत चूज करो। इसका मतलब यह है कि वो भी तुम्हारे ही साथी था और उसके बाद सेकंड टेस्ट योन टेस्ट में तुम कमीने इंसान वहां पर होते हो, यानी कि मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लेता, मैं किसी भी टेस्ट को पास कर लेता, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर एंड के ऊपर तुम्हारे से जीत नहीं पाता, तुम मुझे मार ही डालते। तो मावियान जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि हमारे सियोल को उनकी पूरी की पूरी चाल के बारे में पता चल चुका है कि वो सब कुछ जानता है, उन्होंने यहाँ पर उसके साथ क्या किया और क्या कुछ होने वाला था। और इसी वजह से हमारे सियोल को जो पता कहां से चला, जब उसके पास वो फाइनल विंडो ओपन हुई थी, उसका सेव पॉइंट जहां पर लिखा हुआ था कि एकेडमी टेस्ट फेल करने के बाद फाइनल अपोनेंट के पास थोड़ी देर पहले। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अगर यहाँ पर मैंने एकेडमी टेस्ट पास कर लिया होता तो फिर यहाँ पर जो विंडो में ये लिखा हुआ नहीं आता, इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी कर लेता मैं एकेडमी टेस्ट पास नहीं कर सकता था। इसी वजह से विंडो में ये लिखा हुआ आया था और मेरा फाइनल अपोनेंट तो जियोन ही रहने वाला था। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, इस बात को लेकर के उसे वी सामा के सीक्रेट्स के बारे में बता, वी सामा के सीक्रेट्स को उसने गोरमा को बेच दिया, उसने गोरमा को बता दिए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और भी प्रेशर पड़ रहा था और इस बात से सालमा को ही नुकसान पहुंचने वाला है। तो इसी के साथ ही कमीनी हाबुकी भी वहां पर निकल कर आ जाती है और कहती है ये लड़का कुछ ज्यादा ही अम्यूजिंग है। तो हाबुकी वहां पर आती है तो उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इसकी बहुत सारी बातें सुन ली, बस काफी है, जल्दी से इसको मार डालो। तो जैसे ही वहां पर आती है तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो वी सामा की पर्सनल बॉडी गार्ड है, इसका मतलब यह है कि ये कमीनी भी यहाँ पर इनके साथ ही है। तो हाबुकी वहां पर आने के बाद कहते हैं कि हर एक बंदा जो कि यहाँ पर सालमा के लिए नुकसानदेह होगा, यानी सालमा को के लिए खतरा बनेगा, हम उसे वहीं पर मार डालेंगे। हमारा एक ही काम है सालमा को सक्सेसर बनाना और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे काट कर फेंक देंगे। तो हमारा सियोल भी कहता है कि हाबुकी ये यहाँ पर कर क्या रही है। तो इसी के साथ हाबुकी वहां पर अपना ब्लेड निकालती है और अपना ब्लेड निकालकर वहीं पर अपना ब्लेड घुमाकर हमारे सियोल के ऊपर अटैक
अटैक करके सियोलवी को मार डालती है। तो सियोलवी के मरने के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है फिर से वहां पर अपना रिस्टार्ट कर लेता है, क्योंकि उसी जगह के ऊपर जहां पर जियोन अभी तक आया नहीं है। तो सियोलवी वहां पर बैठा होता और कहता है ये सब कुछ क्या था, जहां पर इतने कमीने लोग सभी सालमा के साथ मिले हुए हैं, यहाँ तक कि वी सामा की पर्सनल बॉडीगार्ड हाबुकी भी जहां पर उसी की अपनी स्पाई है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है तो फिर मुझे कुछ करना होगा, मेरे पास अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, जियोन के साथ फाइट तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरा फाइनल ओपोनेंट है। अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो फिर यहाँ पर मेरा खेल खत्म है, क्योंकि मेरे पास अब जो लास्ट चांस बचा है और इस लास्ट चांस में मुझे इस फाइट को जीतना पड़ेगा। ना ही मैं एकेडमी का टेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि वहां पर जाने से मुझे यानी कि वहां पर जाऊंगा तो वहां पर भी मरूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे नहीं हरा पाता तो जियोन और हाबुकी और बाकी के सभी लोग मुझे मिलकर मार डालेंगे। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर एआई कॉम्बैट टाइप को चूज करूंगा। पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने टर्न बेस्ड फाइटिंग को चूज कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि एआई सिस्टम जो है वो बेहतर तौर पर फाइट कर सकता है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर फैसले कर सकता है और वो अटैक्स को सही तरह से अवॉइड भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एआई सिस्टम के साथ ही मैं इस बार फाइट करने वाला हूँ। और साथ ही वो अपने टूल बॉक्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमारे सियोलवी को यह पता होता है कि जब वो एआई को एक्टिवेट करता है तब वो टूल बॉक्स को यूज नहीं कर सकता, पूरी फाइट बिना टूल बॉक्स के ही फाइट करनी पड़ेगी। तो हमारा सियोलवी वहां पर टूल बॉक्स को पहले ही ओपन करके उसके अंदर से कुछ खास चीजें निकाल लेता है जो कि फाइटिंग में यूज होंगी, जैसे कि एक डैगर, आर्मर और साथ में एक बॉम्ब जो होता है वो उस रूम के अंदर उन चीजों को रख देता है, क्योंकि वो सारी चीजें फाइटिंग में उसके काम आने वाली है, यानी एआई उन सभी चीजों को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एआई सियोलवी को फाइट करते हुए देखेंगे जियोन के साथ। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर ऑप्शंस क्रिएट करता है, यानी कि अपने एआई कॉम्बैट को सिलेक्ट कर लेता है और साथ ही वहां पर अपने टूल बॉक्स को ओपन करके काफी सारी चीजें वहां पर पहले से रख देता है उस रूम के अंदर, जहां पर उन सभी चीजों को यूज कर सकता है। एक पॉइजनस डैगर को अपने कपड़ों में छुपा लेता है, एक बॉम्ब को टेबल के ऊपर रख देता है, क्योंकि वहां पर एआई जो होता है वो अपने आसपास के माहौल की चीजों को भी यूज कर सकता है। तो हमारा सियोलवी कहता है मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, अपनी जिंदगी को मैं जहां पर एआई के हाथों में छोड़ता हूँ, ये मेरा आखिरी चांस है, अगर यहाँ पर एआई इसको हरा पाया तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा, वरना मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वहां सियोलवी जो होता है पूरी तरह से रेडी होता है एआई के निर्भर, और यहाँ पर वो बैठ जाता है और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि जियोन आ जाता है। तो जियोन वहां पर पहले पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा सियोलवी जो होता है वो तलवार उसके हाथ में होती है, यानी कि वो तलवार को भी हाथ में पकड़कर ही खड़ा होता है। तो जियोन वहां पर आती उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़कर क्यों खड़े हो। तो सियोलवी कहता है कि शिट, मैं यहाँ पर इस तलवार को तो अपने हाथ से छोड़ना भूल ही गया था। तो इसी के साथ ही वहां पर एआई जो है फाइटिंग मूड में एक्टिवेट हो जाता है और हमारा सियोलवी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सियोलवी कहता है कि ये क्या हो गया, अभी मैंने यहाँ पर फाइटिंग का कहा ही नहीं था और यहाँ पर एआई ने फाइटिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि यहाँ पर मैं उसकी बॉडी से बाहर निकल आया हूँ। तो जियोन उसे कहता है कभी ने कही कि मैंने यहाँ पर तुमसे पूछा कि तलवार हाथ में पकड़कर क्यों खड़े और आगे से तुम जवाब भी नहीं दे रहे। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, एआई तो बात नहीं करता, लेकिन साथ ही एआई वहां पर कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो सियोलवी कहता है कि ये क्या, ये तो बात भी कर सकता है। तो जियोन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है ये लो ये पिल, और वो अपने पास से की पिल निकाल कर उसे दे देता है। तो एआई जो होता है वहां पर उस पिल को खा लेता है। तो जियोन उसे कहता है तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, जाओ मैं तुम्हें एकेडमी तक छोड़ कर आता हूं। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है हमारा सियोलवी जो होता है यानी एआई जो होता है वहां पर उस पिल को खाने के बाद कहता है कि गोनमा ने फ्लाइंग ड्रैगन पिल भी दी होगी, वो पिल भी मुझे दे दो। तो जियोन वहीं पर रुक जाता है। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर उससे पिल भी मांग रहा है। तुम्हारा सियोलवी चुपचाप वहां पर ऊपर बैठकर देख रहा होता है और कहता है कि मैं और कर भी क्या सकता हूँ, सिर्फ देखने के, जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक ये मोड डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। तो जियोन उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि मैंने यहाँ पर गैस किया है, क्योंकि मुझे सालमा ने कहा था, यानी गोनमा ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए यहाँ पर एक फ्लाइंग ड्रैगन पिल भिजवाएगा जिससे मुझे की बूस्ट मिलेगी। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें उसने फ्लाइंग ड्रैगन पिल नहीं दी तो चलो कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोलवी सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैंने इससे ऐसी बात की थी, इसका मतलब यह है कि एआई जो है वो मेरी बातों को कॉपी कर रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है, यानी एआई मुझसे भी ज्यादा बेहतर कर रहा है। और इसी के साथ ही वहाँ एआई जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सियोलवी कहता है कि अब यहाँ पर जियोन उसे पंच मारेगा, लेकिन उससे पहले हमारा एआई जो होता है खुद उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार से अटैक कर देता है। तो जियोन जो होता है वहीं पर से नीचे की तरफ झुकते हुए अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर एक पिल के लिए मुझे मारना चाहते हो। तो हमारा सियोलवी जो होता है फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। सियोलवी सोहो स्कूल की टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना शुरू कर देता है, उसे वहां पर रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहा होता, यानी कि जियोन को वहां पर फाइट बैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। तुम्हारा
सियोल भी कहता है ये तो पूरी तरह से अग्रेसिव होकर अटैक्स किए जा रहा है। मैं तो बिल्कुल यहाँ पर जब किसी ओपोनेंट को देखता हूँ तो डर कर पीछे हट जाता हूँ, जबकि एआई जो है यहाँ पर आगे बढ़ के अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा है। तो इसी के साथ जियोन जो होता है हमारे सियोल को किक मारता है, जिससे सियोल भी पीछे की तरफ गिर जाता है। तो सियोल भी पीछे गिरने के बाद हमारा सियोल भी कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ पहले से ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, यानी कि जियोन को हराना इतना आसान हो सकता है। लेकिन साथ ही सियोल भी कहता है कि ये एआई ने यहाँ पर कौन सा स्टैंस लिया है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि वहां पर एआई जो होता है वो ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि इसने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, वो भी अपनी तलवार को लेफ्ट हैंड में पकड़कर, क्योंकि ग्रैंड शिप तलवारबाजी की टेक्निक जो है ये स्पेशल टेक्निक लेफ्ट हैंड में तलवार पकड़कर ही एक्टिवेट होती है। और जैसे ही हमारा जो एआई होता है वहां पर अपनी ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक के साथ सरप्राइज अटैक करता है, तो जियोन का एक बाजू कट जाता है, उसका एक बाजू कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और जियोन वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तुम्हारा सियोल भी इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो दत्त तेरे की एआई तो बड़े कमाल का है, इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उसका एक बाजू ही काट दिया, यहाँ पर इतनी आसानी से मैं इस बैटल को जीत सकता हूँ एआई फाइटिंग मोड को यूज करके, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। तुम्हारा सियोल भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है एआई के कॉम्बैट एबिलिटीज को देखकर कि एआई बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर बड़ी आसानी से उसे इस फाइट को जिता सकता है। तो जियोन वहां पर नीचे गिरने के बाद उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर कुछ तलवारबाजी के मूव्स भी आते हैं, यानी कि तुमने यहाँ पर तलवारबाजी सीखी हुई है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम यहाँ पर मेरा बाजू काटो या फिर दोनों बाजू काट दो, लेकिन तुम्हारी किस्मत का फैसला तो हो चुका है, लगता है कि मुझे भी अब यहाँ पर तुमसे फाइट बैक करनी ही पड़ेगी। जबकि हमारा सियोल भी जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो इस बंदे की समझ नहीं आ रही कि इसका एक बाजू काट चुका है, इसके बावजूद इतना ज्यादा शांत कैसे है, मुझे तो लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ जियोन जो होता है अपने दूसरे हाथ में तलवार पकड़कर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि तुम कमीने यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा है और तुम यहाँ पर गोनमा की साइड के ऊपर क्यों हो और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो जैसे ही वो आगे बढ़कर सियोल के ऊपर अटैक करता है, सियोल अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, फिर से वहां पर ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो यहाँ पर ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक की बजाय एक्सप्लोसिव फील्ड को यूज करता है, सामने की तरफ अपनी फायर के साथ अटैक करता है, लेकिन जियोन बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है कमीने ने यहाँ पर फायर अटैक्स को भी मास्टर किया हुआ है। और साथ ही जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ फिर से अपने हाथ को तलवार बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा एआई जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ जंप कर जाता है और पीछे एक पिलर के साथ जाकर टेक लगाकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और इस बार वो उसके दूसरे बाजू के ऊपर काट लगाता है। वो उसके बाजू को काट तो नहीं पाता, लेकिन उसके बाजू के ऊपर एक बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हैवी कट लगा जाता है, जिसकी वजह से उसका बाजू जो होता है वहां पर ऊपर से कट जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। सियोल भी कहता है कि ये फाइट तो मैं जीत सकता हूं, अगर मैं यहाँ पर पहले एआई को एक्टिवेट करता तो मैं बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत लेता, इसके रिफ्लेक्सेस मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट है और इसके सोचने की शक्ति मुझसे ज्यादा तेज है, यानी कि ये अटैक्स को आते हुए उनको भांप लेता है कि कौन सा अटैक होने वाला है और वहां पर वक्त रहते ही अपने आप को बचा सकता है। यहाँ तक कि जियोन भी यहाँ पर उसके अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो रहा है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो मैं यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाला हूँ। और जब हमारा सियोल भी वहां पर खुश हो रहा था, वहीं पर एआई के हाथ में जो तलवार होती है वो टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। तो उसकी तलवार जब वहां पर से टूट जाती है, तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब क्या होगा, ये तलवार तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली, क्योंकि ग्रैंड शिप स्वॉर्ड टेक्निक एक बहुत ही हैवी टेक्निक है। इस तलवार के साथ इसने उस टेक्निक को यूज किया था, जिसकी वजह से तलवार उसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर मुझे पता आता तो पहले मैं यहाँ पर इसके पास से वो तलवार ले लेता, यानी कि वहां पर अपनी पिछली लाइफ में जो तलवार मैं छोड़ आया था मून स्लाइसिंग स्वॉर्ड, वो मैं वापस उठा लेता। तो इसी के साथ जियोन हंसना शुरू कर देता और कहता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत जवाब दे गई, शुक्र है कि यहाँ पर मैं तुम्हें वो तलवार नहीं दी जो कि गोरमा ने तुम्हें देने के लिए मुझे कहा था। गोरमा ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल तलवार भी भिजवाई थी, अगर मैं तुम्हें वो तलवार दे देता तो तुमने तभी तक मुझे मार दिया होता। ये लगता है मेरा लकी डे है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कमीना कहीं का। और इसी के साथ ही हमारा एआई जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लकी हो, तुम एक बेवकूफ हो। बस सुनते ही हमारा जियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारा सियोल भी कहता है कि क्या ये इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो एआई होता है वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम एक घटिया स्पाई कहीं का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने यहाँ पर कुछ बेसिक फूड टेक्निक्स को मास्टर कर लिया जो कि बहुत ज्यादा स्लो है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उन टेक्निक्स के साथ मुझे मार सकते हो। तुम एक बहुत ही घटिया और पठातिक इंसान हो जिसे यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अगर तुम यहाँ पर इतनी महान होते तो फिर तुम्हारा बाजू नहीं करता। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी हो तो फिर जल्दी से आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंड डैडी कौन है। तुम्हारा सियोल भी का एआई जो होता है वहां पर जिस तरह से बात कर रहा था, हमारा सियोल भी खुद भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये एआई है या फिर एक डिमोनिक एआई है जो कि यहाँ पर इतनी घटिया बातें कर रहा है। उसे गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर किस तरह की एटीट्यूड वाली बातें किए जा रहा है। तो इसी के साथ ही जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन साथ ही इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि गुस्सा इंसान को यहाँ पर सोचने की शक्ति को कम कर देता है। तो वो आगे बढ़कर बस वहां पर उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा था और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें लगता क्या है, तुम कौन हो, तुम
तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और साथ ही बार बार उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा था, जबकि माँ सियोल भी जो होता है दीवार के पास पहुंच जाता है, वहां पर पीछे ऑप्शन नहीं होता इससे पीछे जाने का। तो जियोन उसे कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हो कमीने, कहीं कि अब तुम्हारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही माँ सियोल भी जो होता है साइड के ऊपर जंप करता है और उसे कहता है नहीं कमीने कहीं के, गुस्से में तुम अंधे हो गए हो, मरने का वक्त तो तुम्हारा आ चुका है। और वो टेबल के ऊपर पड़े हुए इस बॉम्ब को उठाकर एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि हमारा सियोल भी जो है यहाँ पर से इस जियोन की बॉडी को उठाकर योविन पैलेस में जाएगा, लेकिन वहां पर सालमा और बाकी के दोनों डिसाइपल्स भी मौजूद होंगे और वहां पर जाकर हमारा सियोल भी जो है वो ऑप्शंस को चूज करेगा। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एआई जो होता है बहुत ही कमाल की फाइट कर रहा है, इतनी जबरदस्त फाइट कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे फाइट तो नहीं कर सकता। तो वो अपने पास से टेबल के ऊपर पड़े हुए बॉम्ब को उठाकर यूज कर देता है। तो बॉम्ब जब वहां पर फूटता है तो जियोन को समझ आ जाती है कि उसकी वाट लग चुकी है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जियोन जो होता है वहां पर से उस धमाके के साथ हिट होने के बाद पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और जैसे ही वो उठकर फिर संभलने लगता है। इसी के साथ ही वहां एआई जो होता है अपने पास उसने जो डैगर छुपा कर रखा था वो एक पॉइजनस डैगर होता है, सामने की तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर उसकी चेस्ट के अंदर धंस जाता है। तो इस बात से जियोन जो होता है बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मरने वाला है, क्योंकि वो पॉइजनस डैगर और अगर उसे एंटीडोट नहीं मिलता तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही एआई जो होता है आगे बढ़ता है, जियोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि एआई की फाइट तो बहुत ज्यादा कमाल की थी, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह से कभी फाइट कर सकता हूं जिस तरह से एआई ने यहाँ पर इस फाइट को जीता है। लेकिन अगर वो डैगर उसकी बॉडी के अंदर रहा और उसे एंटीडोट नहीं मिला फिर तो वो बंदा मर जाएगा, और अगर वो मर गया तो फिर मैं साबित कैसे कर पाऊंगा कि ये एक स्पाई है, मुझे इसे उठाकर लेकर जाना है गॉनमा के पास। तो इसी के साथ ही एआई जो होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ, तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस सब का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। और साथ ही एआई जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रावडो बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि जियोन उसे कहता है नहीं ऐसा मत करना, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करना, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मुझे मार सकते हो। लेकिन एआई वहीं पर ज्यादा जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, अपनी टूटी हुई तलवार को उठाकर जैसे उसकी गर्दन में मारने लगता है। हमारा सियोल भी चिल्लाकर कहता है कहीं पागल कहीं कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल एक साइकोपैथ बन गए हो, तुम इसे मार नहीं सकते, तुम इसे अगर मार डालोगे तो फिर मेरे काम कैसे आएगा। लेकिन हमारा सियोल भी बेचारा उसे लगता है कि एआई उसे मार डालेगा, लेकिन एंड के ऊपर एआई जो होता है वहीं पर रुक जाता है, विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम इसे जान से मारना चाहते हो या फिर इसे नॉकआउट करना चाहते हो। तुम्हारे सियोल भी को जान में जान आती है और कहता है कि शुक्र है कि सिस्टम ने यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे दिए, वरना मुझे तो लगा था कि गई भैंस पानी में, यानी कि ये बंदा तो यहाँ पर इसे मार ही डालता। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर एआई से कहता है कि बस इसे यहाँ पर नॉकडाउन करना, यानी कि इसे बेहोश कर दो। और इसी के साथ सिस्टम के अंदर वो वापस आ जाता है, यानी कि एआई जो होता है वो खत्म हो जाता है और हमारा सियोल भी अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और वो खुद उसे नॉकआउट करता है। तो हमारा सियोल भी कहता है लो मेरा काम तो हो गया है। और सबसे पहले तो वो अपने पास से एक पॉइजनस एंटीडोट निकालता है उस पॉइजन का और उसके मुंह में डाल देता है ताकि उसे वहां पर पॉइजन से बचाया जा सके। और उसके बाद हमारा सियोल भी जो होता है उसके पास अपनी शैडो स्लाइसिंग स्वॉर्ड भी ले लेता है। अब यहाँ पर बारी आती है योविन पैलेस की, क्योंकि उसे उठाकर योविन पैलेस में लेकर जाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन योविन पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर माँ गोनमा जो होता है वो बैठा होता है। जब वो वहां पर बैठा होता है वो अपने एक साथी से कहता है कि सब कुछ कैसा रहा, तो वो कहता है कि मास्टर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो गोनमा उसे कहता है कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो ये गोनमा का राइट हैंड मैन है जिसका नाम चियोंग वैंग है। तो चियोंग वैंग उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जिनका आपने फॉलो करने का कहा था, यानी वी सामा के पीछे जाने का आपने कहा था, लेकिन वहां पर हमारी स्क्वाड्रन को किसी ने डिस्कवर कर लिया, यानी कि हमारे लोगों को किसी ने पकड़ लिया। तो गोनमा उसे कहते तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या हमारे लोगों ने उसके सामने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। वो कहता है नहीं सर, वहां पर मुंह क्या खोलना था, दूसरी टीम ने हमें पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया, हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड्रन के सभी लोग मारे जा चुके हैं जो कि वहां पर गए थे, उनके तो ट्रेसेस भी नहीं बचे, क्योंकि उनके ऊपर एक खास किस्म के पॉइजन को यूज करके उनकी बॉडी और उनकी हड्डियों को भी मेल्ट कर दिया गया है, यानी कि उनके सबूत मिटा दिए गए हैं। तो गोनमा उसे कहता है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि सबूत मिटा दिए गए और उन्हें इस बारे में पता है कि मैं यहाँ पर उनके पीछे हूँ। तो चियोंग वैंग उसे कहता है जी सर उन्हें यहाँ पर इस बारे में पता है। तो गोनमा उसे कहता है कि हालांकि तुम सभी लोग यहाँ पर एक खास स्क्वाड्रन से हो जो कि यहाँ पर स्टेल्थ मिशन करते हो, छुप कर किसी के ऊपर नजर रखना तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन होता है, लेकिन तुम लोग फिर भी यहाँ पर डिस्कवर हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि ये किसके लोग हो सकते हैं। तो चियोंग वैंग उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सालमा के पास ऐसे लोग हैं जो कि इतने कैपेबल हैं, मुझे लगता है कोई हायर लेवल का मास्टर उसने भेजा होगा जो कि यहाँ पर हमारे पर नजर रख रहा था, हम उनके पर नजर रख रहे थे और वो हमारे पर नजर रख रहे थे। तो गोनमा वहां पर सोच रहा था कि मेरी सिल्वर स्पिरिट यूनिट जो है एक ऐसी
की यूनिट है मेरे अपनी आर्मी के अंदर, जो कि जहां पर दूसरों को ट्रैक करते हैं, दूसरों के ऊपर नजर रखते हैं। और वो लोग इतने स्पेशल हैं कि कोई उनको पहचान नहीं सकता और कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेल्थ मिशन में बहुत ज्यादा खास होते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी ने उन्हें देख लिया, इसका मतलब यह है कि वो सालमा के ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि सालमा के पास अपनी एक यूनिट है जो कि मेरी यूनिट से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो चियोनवैंग यहाँ पर गोनमा से कहता है कि मास्टर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ही आपको ऐसा नहीं लगता कि को रिलेट कर रही है। अभी हम लोग उनका पीछा कर रहे थे कि और इसी के साथ उन लोगों ने हमारा पीछा कर लिया और जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को भी ज्यादा हायर कर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ ही कोई गेम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो बंदा जिसने आपको ये मैप दिया था वही असल में गद्दार है। तो गोनमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही काशियस है और तुम्हें यह लगता है कि जो लोग मेरी साइड के ऊपर हैं वो लोग यहाँ पर गद्दार, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़के से क्या तुम मिले हो? मेरी पावर्स और ज्यादा कम रहती जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाकी के तीनों डिसाइपल्स की तरफ होते जा रहे हैं। बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे एल्डर्स ऐसे हैं जो कि उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि मेरी पावर्स का खुद मेरे पर, यानी कि मैं खुद अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, संभाल नहीं पा रहा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस लायक हूं, जिसकी वजह से कुछ एल्डर्स जो है वो मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग दूसरे डिसाइपल्स का साथ दे रहे हैं और मुझे तो अब यहाँ पर तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है कि तुम लोग मुझे सर्व कर रहे हो। चोनमा के चारों डिसाइपल्स में से सबसे कमजोर डिसाइपल की सिल्वर यूनिट में तुम हो और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर किसी दूसरे डिसाइपल के पास होना चाहिए था। तो चियोनवैंग उसे कहता है कि नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करें, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप ही यहाँ पर नए चोरमा बनेंगे और जब आप यहाँ पर नए डीमन गार्ड बनेंगे तो हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी और हम लोग आपके साथ ही यहाँ पर आपको सर्व करते रहेंगे। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे एम्बिशियस प्लान इतने ज्यादा बड़े बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बाकी के सभी, खास तौर पर सालमा, उसके प्लान तो काफी ज्यादा बड़े हैं। वो हजारों साल तक यहाँ पर इस जगह का डीमन गार्ड बने रहना चाहता है, लेकिन मैंने तो इतनी दूर तक सोचा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन तीनों के होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर टॉप पोजीशन के ऊपर जा सकता हूँ, जबकि सालमा, माहू और इरियोन जो है वो तीनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही गोनमा जो होता है वो चियोनवैंग से पूछता है कि उस लड़के का क्या हुआ। उस लड़के के लिए मैंने यहाँ पर कहा था कि 6 दिन के बाद उसे अकेडमी में भेजना है, तो क्या वो अकेडमी में चला गया है? तो उसे कहता है जी, उसे यहाँ पर हमने एक सेकंड ग्रेड के बॉडीगार्ड को उसके पास भेजा है ताकि उसे वो अकेडमी के एंट्रेंस तक पहुंचा दे। जियोन उसके पास गया हुआ है तो वो उसे वहां पर पहुंचा देगा। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मास्टर मुझे यहाँ पर एक बात का थोड़ा सा शक हो रहा है कि क्या वो मैप वाकई में सच्चा है, क्या उस मैप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो वाकई में भरोसे लायक है भी या नहीं। तो इसी के साथ ही वो उसे बताता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो वाकई में सच्चा है, क्या तुम उस इंसान से पर्सनली मिले हो? तो वो कहता है नहीं सर, मैंने यहाँ पर उसके बारे में सिर्फ सुना है, वो लड़का यानी वो सियोलवी जो है उसके बारे में मैंने कुछ बातें सुनी है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का जो था वो लड़का वी सामा के पर्सनल रूम के अंदर घुस गया था और उसके रूम के अंदर अपने कुछ साथियों के साथ घुसकर उसने अलमारी को चेक किया और वहां पर से मार्शल आर्ट्स की बुक्स चोरी करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी हिम्मत कोई कर सकता है वी सामा के पास से जाकर उसकी किताबें चोरी करना? इसी वजह से वी सामा से बहुत ज्यादा नफरत करता है। क्या तुम्हें पता है कि उसकी पूरी स्क्वाड्रन का क्या हुआ? तो वो कहता है सर उसकी स्क्वाड्रन का मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो वो कहता है कि उसकी पूरी की पूरी स्क्वाड्रन मर चुकी है। उसकी पूरी स्क्वाड्रन को एक मिशन के ऊपर भेजा गया था माउंट हुआ सेक्टर में, जहां पर उस माउंटेन के ऊपर सभी लोग मारे गए। उसकी स्क्वाड्रन का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा और वो सभी लोग वही थे जो लोग उसके रूम के अंदर, वी सामा के रूम के अंदर घुसकर वहां पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स चोरी कर रहे थे। लेकिन अकेला सियोलवी जिंदा बच गया, उसे सन हेवनली सन आर्काइव में भेज दिया गया और उसके पास वो मैप था और उसने आकर मुझसे कहा कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है और मुझे उसने मैप दिया, उसकी इंफॉर्मेशन बेची, तभी यहाँ पर मैंने उसके साथ डील की। तो चियोनवैंग उसे कहता है लेकिन सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इसमें एक शक की गुंजाइश है कि अगर वो यहाँ पर वी सामा की तरफ से ही सारे का सारा प्लान किया गया हो? क्योंकि अगर वी सामा यहाँ पर जाते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, उसकी कंपनी के बाकी के सभी मेंबर्स मर चुके हैं और वो अकेला जिंदा क्यों बचा और उसे अकेले वहां पर सन आर्काइव में क्यों भेजा गया और उसे वहां पर मैप क्यों मिला और उसने मैप आपको क्यों दिया? तो गोनमा उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे भी उस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैप जो कि सियोलवी ने मुझे दिया था, उस मैप के ऊपर वहां पर कुछ कमेंट्स से कुछ पर्सनल राइटिंग्स थी जो कि वी सामा के हाथ से लिखी गई थी। इसका मतलब यह है कि उस मैप के अंदर तो कोई शक नहीं है कि वो मैप वाकई में यहाँ पर वी सामा ने खुद बनाया है और उसके ऊपर जो राइटिंग्स थी वो भी उसकी खुद की थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सियोलवी हमसे झूठ बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से लो लेवल का लेफ्टिनेंट जो है वो यहाँ पर हमसे झूठ बोलकर मरना तो नहीं चाहेगा और इस तरह के खास मिशन को वो नहीं संभाल सकता है। चियोनमा के डिसाइपल्स के खिलाफ एक काम से लेफ्टिनेंट को स्पाई बनाकर भेजना, मुझे नहीं लगता कि वी सामा इतनी बड़ी गलती करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब सियोलवी यहाँ पर उस स्पाई जियोन की डेड बॉडी या बॉडी को उठाकर लेकर आएगा, तब यहाँ पर क्या होने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा चियोन वैंग जो होता है वहां पर गोनमा के सामने सियोलवी की बातें कर रहा था और सियोलवी के बारे में शक जाहिर कर रहा होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि वो स्पाई बनाकर भेजा गया हो। लेकिन गोनमा जो होता है वहां पर उसे इस बात के ऊपर यकीन होता है कि सियोलवी एक स्पाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसे उसके ऊपर पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन उसे उस मैप के ऊपर यकीन है जो मैप उसे दिया गया था। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर आपस में कुछ बहस कर रहे होते हैं, दोनों आपस में वहां पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि गोनमा जो है वो सियोलवी को इसलिए वहां पर पसंद करता है क्योंकि हमारा सियोलवी जो है वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है और गोरमा भी यहाँ पर स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि वो इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर सके। तो इसी के साथ ही चियोन वैंग उसे कहता है लेकिन आपको नहीं लगता कि वो उस अकेडमी के टेस्ट को कभी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जैसा लो लेवल का एक लेफ्टिनेंट कभी भी उस अकेडमी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गोरमा उसे कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वो सर्वाइव कर गया तो फिर मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएगा, और अगर वो बच जाता है तो फिर यही समझ लो कि मुझे एक बहुत ही खास किस्म का इंसान मिल जाएगा जो कि आगे जाकर मेरे डीमन गार्ड बनने की राह में काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन जो भी हो, मुझे यहाँ पर उस लड़के को देखकर अपना आप याद आता है कि कभी मैं भी यहाँ पर इसी लड़के की तरह बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और उसके बाद मैंने स्ट्रांग बनने का अपना सफर शुरू किया और मैं बस यहाँ पर चाहता था कोई मुझे अपने जैसा मिले जिसके साथ मैं बात कर सकूं और मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर दूसरों से आगे निकल सकूं, बस इतना ही मुझे चाहिए था। और इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से उन्हें आवाज आती है तो हमारा गोनमा कहता है कि लगता है कि कोई अनवेलकमिंग गेस्ट यहाँ पर आए हैं, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो चियोन वैंग जो होता है वहां पर चला जाता है। तो इसी के साथ ही वहां पर बाकी के तीनों डिसाइपल्स भी पहुंच जाते हैं। तो पहली बार हमें यहाँ पर तीनों डिसाइपल्स यानी चारों डिसाइपल्स को एक साथ दिखाया जा रहा है। तो वहां पर एक लड़की होती है, एक लड़का होता है और साथ में सालमा होता है। तो ये रेड बालों वाला वही सालमा है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा सियोलवी जो होता है वो भी वहां पर उस जियोन की बॉडी को उठाकर पहुंच जाता है। तो जियोन जो होता है वहां बॉडी के अंदर हिल रहा होता है, तो वो उसे पंच मारता कहता है कि बदतमीज इंसान जहां पर चुपचाप पड़े रहो, बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। जैसे वो गेट पर पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो हमारा सियोलवी उस गार्ड की तरफ देखता है, उसके स्टैट्स को देखता है कि उसके स्टैट्स जो होते हैं वो इतने भी खास नहीं होते, उसकी की पावर बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर 1,10,000 होती है। तो हमारा सियोलवी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजे का गार्ड है और फिर भी यहाँ पर इसकी फाइटिंग पावर इतनी ज्यादा है। तो गार्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो सियोलवी से अपना नाम बताता है कि सर मेरा नाम सियोलवी है और मैं यहाँ पर 4th डिसाइपल गोनमा से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है क्या तुम गोनमा से मिलने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट है, आप बस जाकर उसे मेरे बारे में बताएं। तो गार्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है यहीं पर रुककर वेट करो। और जाने से पहले उसे कहकर जाता है कि मैं तुम्हें एक बात पहले बता दूं, अगर गोनमा ने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानता तो तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर बिना इजाजत के आते हैं उन्हें मार दिया जाता है। तो सियोलवी कहता है हाँ क्यों नहीं जाओ, जाकर उसे पूछ कर आओ। और इसी के साथ ही वो अंदर चला जाता है। तो वहां सियोलवी कहता है कि ये बंदा था कुछ ज्यादा ही सीरियस था। थोड़ी देर के बाद गार्ड वापस आता है, वापस आने के बाद वो सियोलवी से कहता है ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। तो सियोलवी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वहां सियोलवी जियोन को अपने कंधे के ऊपर उठाकर वहां पर अंदर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उस बेचारे को भी इतना नहीं पता कि जिस बंदे के स्पाई को उठाकर वो अंदर जा रहा है वहां पर वो बंदा भी बैठा हुआ है, यानी सालमा भी वहीं पर मौजूद है। तो क्या ये सालमा के सामने जाकर उस स्पाई को रख पाएगा और अपनी बात उसके सामने कर पाएगा। तो जैसे ही सियोलवी वहां पर पहुंचता है तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कमीना सालमा यहाँ पर क्या कर रहा है। तब सालमा नहीं बल्कि वहां पर चियोनमा के बाकी के 2 डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं। तो चारों डिसाइपल्स एक साथ वहां पर होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा गोरमा उसकी तरफ देखता और कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस वक्त तुम्हें यहाँ पर क्यों आना था। तो हमारा सियोलवी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो यहाँ पर जियोन को हैंड ओवर करने के लिए आया जो कि सालमा का स्पाई है, और अगर मैंने यहाँ पर इस जियोन को रखा और सालमा ने इसे देख लिया वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो मुझे यहीं पर मार डालेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही डेंजरस इंसान है, उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। तो गोरमा चलाकर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए और तुमने ये क्या उठा रखा है। तुम्हारा सियोलवी वहां पर बात करने में डर रहा था जब किसी के साथ ही माहू से कहता है गोनमा ये कौन है, आए क्या ये तुम्हारा कोई खास बंदा है जिसे तुमने यहाँ पर हमारी मौजूदगी में अंदर बुला लिया है। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्या बात करूँ, यहाँ पर 4 मॉन्स्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ ही विंडो ओपन हो जाती है और जब विंडो ओपन होती है ऐसे समय के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि वो कोई दासू से ही ऑप्शन देने वाली है। तो विंडो ओपन होती है और उसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। पहला ऑप्शन होता है उसमें कहना होता है कि मैं तुम्हारे लिए सालमा का स्पाई लेकर आया हूं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि उसे कहना है कि माहू बीच में मत बोलो वरना तुम्हें मार डालूंगा, और तीसरा ऑप्शन होता है कि उसे माहू को कहना होगा कि गधे के बच्चे ये मैं हूं। तो यहाँ पर वो बेचारा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर उसकी जान ले लेंगे। उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची थी और यानी कि अगर यहाँ पर वो मर जाता है दोबारा रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर उसे मरवा देंगे, अब यहाँ पर वो करे क्या। तो यहीं पर से 15 मिनट के पहले का सीन दिखाता है योमिन पैलेस का, जब यहाँ पर गोनमा बैठा हुआ था और बाकी के तीनों डिसाइपल्स वहां पर आ
जाते हैं और वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो गोनमा कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होगे, तीनों एक साथ यहाँ पर मेरे पास आए हो, कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। तो वो माहू से कहता है कि माहू तुम बताओ, और आर्योंग जो होती है, आर्योंग भी वहां पर चुपचाप बैठी होती है, जबकि सालमा भी वहां पर चुपचाप बैठा होता है। तो उसी के साथ ही माहू जो होता है उसे कहता है क्या हो गया, क्या हम चारू भाई यहाँ पर फिर से एक साथ नहीं बैठ सकते, हम चारों ही यहाँ पर चोरमा के डिसाइपल्स हैं और चारों को एक साथ बैठे हुए काफी अरसा हो गया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास बैठने के लिए आए हैं। तुम्हारा गोनमा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो कहता है कि माहू कमीना कहीं का, ये हमारे चोरमा का सेकंड डिसाइपल है, लेकिन ये एक फॉक्स की तरह बहुत ज्यादा तेज है और एक सांप की तरह डसना जानता है। हालांकि बाहर से ये काफी ज्यादा सीधा साधा और शरीफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक वाइपर की तरह कमीना है और इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, हर वक्त कोई ना कोई स्कीम बनाता रहता है और किसी के भी खिलाफ कोई भी स्कीम बना सकता है। और फिर साथ ही आर्योंग जो होती है वो भी उसे कहती है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ छोटे भाई। जबकि हमारा गोनमा जो होता है अब यहाँ पर आर्योंग को भी आगे से जवाब देता है और साथ उसके बारे में बताता है कि ये कमीनी जो है ये हमारी थर्ड डिसाइपल है, लेकिन ये सडक्शन आर्ट की मास्टर है, इसके पास ऐसी आर्ट्स है जिससे किसी को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर इससे कोई लो लेवल का होगा तो बड़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट हो जाएगा, यहाँ तक कि ये हायर लेवल के एल्डर्स को मैनिपुलेट करके उनसे अपने काम करवा सकते हैं और बहुत सारे एल्डर्स को इसने अपनी साइड के ऊपर कर लिया हुआ है। फिर साथ ही वो अब सालमा की तरफ देखता है और सालमा से पूछता है कि सालमा तुम कैसे हो, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करता, वो चुपचाप वहां पर बैठा होता है। तो वो कहता है कि एंड के ऊपर अब यहाँ पर सालमा आता है। सालमा वो इंसान है जिसने 20 साल की उम्र में ग्रैंड एल्डर जिनियन जो कि एक दूसरे सेक्टर हाईओन सेक्टर से मूडेंग सेक्टर से थे उसको मार डाला था, उसको बहुत ही ब्रूटली मारा था, जिसकी वजह से इसका नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सालमा ने उस वुडेंग सेक्टर के एल्डर को उसी के डिसाइपल्स के सामने मारा था और उसके बाद जब वो 30 साल की उम्र में पहुंचा तब उसने यहाँ पर दूसरे सेक्टर जियोमचैंग सेक्टर के बहुत सारे एल्डर्स और उनके बॉडीगार्ड्स को अकेले मार दिया था। कहा जाता है कि वहां पर वो एक हेड टू हेड बैटल थी और ये हमेशा हेड टू हेड बैटल में आगे बढ़ता है, चाहे कैसा ही ओपोनेंट क्यों ना हो, ये पीछे नहीं हटता और एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की तरह है। और अभी के लिए फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चियोनमा बनने के लिए यही है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रूटल और एक डिमोनिक मास्टर है। अब ये इस वक्त अपनी 40 साल की उम्र में पहुंच चुका है और इस वक्त ये सुप्रीम डीमन राम में है, यानी कि इसे यहाँ पर आसपास की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उस लेवल पर पहुंच चुका है जिसके बाद इसे यहाँ पर सिर्फ चियोनमा बनना है, यानी डीमन गार्ड ही बनना है। तो वो सालमा से बात करता है, लेकिन सालमा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो गोनमा कहता है कमीना कहीं का, जब भी मैं इससे बात करता हूँ ये हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मेरी औकात इसकी नजर में कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से गार्ड आ जाता है। तो गार्ड अंदर आने के बाद कहता है कि सर एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, मुझे आपको बताना है। तो गोनमा उसे कहता है क्या हो गया। तो वो कहता है सर एक लड़का जो अपने आप का नाम सियोल भी बताता है वो आपके लिए कुछ लेकर आया और कहता है कि आपसे मिलना चाहता है। तो इसी के साथ ही गोनमा सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या करूँ, क्या उसे अभी अंदर बुला लूं, क्योंकि यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स भी मौजूद हैं। तो वो गार्ड से कहता है ठीक है उसे बुला लो। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मां सियोल भी अब बुरी हालत में फंस चुका है, उसके सामने विंडो होती है और उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं और तीनों ऑप्शन में से उसे एक ऑप्शन को चूज करना होगा। तो मां सियोल भी अब यहाँ पर क्या चूज करेगा वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।